बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और हमजा और मैं भी डिस्कस कर रहे थे कुछ देर पहले ही कि बहुत ज़्यादा मसला जो हमारे यहाँ पर होता है वो होता है गाड़ियों की पार्किंग का, जो कि आप सबको भी फेस करना पड़ता होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गलत पार्किंग लगा के चले जाते हैं, अपनी गाड़ी जो है ना गलत पार्क कर लेते हैं, पार्किंग होती नहीं और सड़क के दरमियान में। इससे जुड़े हुए दो तीन मसाइल हैं। एक तो हमारे रवैयों के मसाइल हैं। मसाइल ये हैं कि जी कि आप सड़क पे ही गाड़ी रोक देंगे और चले जाएंगे कोई चीज़ ख़रीदने के लिए। आपने बेकरी में जाना है, आपने किसी मेडिकल स्टोर पे जाना है या किसी भी जगह जाना है और आपसे कोई कुछ कहेगा तो आप कहते हैं कि जी बस 2 मिनट में आ रहा हूँ और पीछे लंबी लाइन लग जाती है। एक तो हम ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहे होते हैं। और दूसरी गलती इसकी एक बड़ी वजह भी होती है। बड़ी वजह ये होती है कि आपने दुकानें बना ली, आपने शादी हॉल बना लिए, आपने बड़े बड़े प्लाजे बना लिए, लेकिन पार्किंग आप लोगों ने रखी नहीं है। तो जब आपने पार्किंग नहीं रखी है तो फिर लोग क्या करेंगे? ये बहुत ज़्यादा चेक होना चाहिए कि जी कि इसकी इतनी कैपेसिटी है और इसके लिए इतनी ज़्यादा पार्किंग होना ज़रूरी है ताकि लोग पार्किंग में गाड़ियाँ लगा सकें। और फिर अनसेफ हैं लोगों की गाड़ियाँ, बाहर लगा के चले जाते हैं। और कोई अगर उनको मार के चला जाता है उनकी गाड़ियाँ, मतलब वो तो सेफ नहीं रहती ना इस तरह से। दूसरा ये हमजा कि अगर हम शादी हॉल्स की स्पेशली बात कर लें तो वहाँ पर ये होता है कि पार्किंग होती नहीं है। लोग मतलब अगर कहीं पर रश हो ना, अक्सर जो होता है शादी की जब टाइमिंग होती है हॉल की, उस टाइमिंग में या जो उनके ख़त्म होने की जो टाइमिंग होती है उस दौरान अगर आप किसी सड़क से गुजरे, आपको पता लग रहा होगा यहाँ पे शादी हो रही है, इसीलिए इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक है क्योंकि गाड़ियां जो है बाहर खड़ी होती हैं। अच्छा, स्कूल्स के बाहर ऐसा है, प्राइवेट स्कूल्स के बाहर ऐसा है, छुट्टी का वक्त होता है और उधर से ऐसे होता है कि ब्लॉकेज हो जाती है, आप गुजर नहीं पा रहे होते हैं। इन चीज़ों का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। खैर, हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, एक तो सड़क के ऊपर गाड़ी पार्क करके हम चले ना जाया करेंगे जी कि अब तो कुछ भी नहीं होने वाला, 2 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं, पीछे लंबी लाइन लग जाती है, आप 5 सेकंड अगला ब्रेक मार के रखे, आप हॉर्न पे हॉर्न दिए रखते हैं, तो आप देखें दूसरों को कितनी जो है इससे तकलीफ हो सकती है। दूसरा मामला जो बड़ा अहम है जिसका जिक्र इकरा ने किया कि गाड़ी लग जाती है, कोई गाड़ी मार देता है और फिर वो चला जाता है। ये तो हमारी अखलाकी पस्ती है कि हमने रिवर्स करते हुए, आगे करते हुए, गाड़ी किसी की खड़ी थी उसका नुकसान कर दिया, उसका शीशा टूट गया या फिर उसको कोई साइड हमने मार दिया और उसके बाद हम वहाँ से भागने की, फरार होने की कोशिश करते हैं। वहाँ से हम लोग कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से निकले, इससे पहले कि वो जिसकी भी गाड़ी है वो आके हमसे नुकसान ना पूरा करा ले। हालांकि हमारा वहाँ फ़र्ज़ ये बनता है कि हम अब रुकें, अगर हमसे गाड़ी लग गई है गलती से तो हम रुक जाएं। जब वो गाड़ी का मालिक आए, वो बैठने लगे, उससे पता है कि जी ये नुकसान हुआ है, इसके जितने भी पैसे हैं वो हम भरते हैं और जी आप ये अपना नुकसान। यकीन करें 90% जो है ना लोग ये कहेंगे कि जी नहीं, बहुत शुक्रिया कि आप रुके थे, आप चले जाएं, मुझे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। लेकिन अगर आप वहाँ पर वेट नहीं कर सकते, आपको तो जल्दी है क्योंकि हम सबको जल्दी है, तो एक चिट लगा दें, अपना फ़ोन नंबर लगा दें कि जी कि मैंने ये नुकसान किया आपका, आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपका नुकसान पूरा करने के लिए जो हूँ ना तैयार हूँ। एक आपको जल्दियाँ होती हैं, लोगों का नुकसान कर देते हैं, फिर वहाँ पर रुकना भी पसंद नहीं करते और भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। लोगों का नुकसान मत कीजिए। लेकिन ये चीज़ों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखिए, पार्किंग इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं और इससे ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इससे जो है ना टेंशन होती है फिर इंसान को कि उनको किसी को लेट हो रहा होता है या कोई खुदा ना खासा कोई ऐसे भी हो सकता है, एम्बुलेंस भी हो सकती है उसमें उस वक्त। तो आप इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इनसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो दुरुस्त हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें अपने रवैये बेहतर कर लेने चाहिए। अब शादी हॉल की पार्किंग तो हम नहीं बना सकते हैं लेकिन जो हम कोताहियाँ कर रहे होते हैं उनको हम दुरुस्त कर सकते हैं। अभी बात करेंगे जिस तरह से हम सबको शक था वही दुरुस्त निकला है। न्यूजीलैंड का दौरा मनसूख कराने में भी भारत का हाथ निकला है और उसके बाद इंग्लैंड का भी जो मामला है वो वैसे ही बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान जो है वो सबूत अब सामने भी लिया है। न्यूजीलैंड को फेक आईडी के जरिए धमकियों भरे पैगामात भारत से भेजे गए थे और मेहमान टीम को धमकियां देने के लिए एहसानुल्लाह एहसान का जाली फेसबुक अकाउंट भी इस्तेमाल किया गया था। अब बंदा सदके जाए उन एजेंसीज के जिन्होंने उन जो फेक अकाउंट्स थे उनसे जो थ्रेट्स सामने आए थे, जो जाली मतलब ईमेल्स की गई थी, जो जाली थ्रेट्स आए थे, उनके ऊपर यकीन भी कर लिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको यकीन दिलाता रहा, आप लोग नहीं माने। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान यकीन दिलाते रहे, आप नहीं माने। तो यानी कि हो सकता है कि ये सारी मिली भगत हो। बिल्कुल हमजा, ये टॉप 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज थी जिन्होंने ये चीज़ें जो है वो सामने लेकर आए थे। फिर उनकी जो है कारकर्दगी पर भी एक सवालिया निशान उठता है कि वो क्या कर रहे हैं। खैर, ये सनसनीखेज इंकशाफात वफाकी वज़ीर तला फवाद चौधरी ने वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और फवाद चौधरी ने कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पर हमले का कोई थ्रेट मौसूल नहीं हुआ। एहसानुल्लाह एहसान नामी
फेक अकाउंट से न्यूजीलैंड पर हमले की धमकी दी गई थी। अच्छा, भारतीय सहाफ़ी अभिनंदन मिश्रा ने इस पैगाम को बुनियाद बनाकर न्यूजीलैंड को मुमकिन खतरे के बारे में संडे गार्डियन में आर्टिकल भी तहरीर किया और फेक अकाउंट से मार्टिन गप्टिल की बेगम को ईमेल भी की गई थी, अगर मार्टिन गप्टिल पाकिस्तान गया तो मार दिया जाएगा। और इस पे चलें, आम बंदा तो शायद परेशान हो ही सकता है, एजेंसीज को सलाम बनता है कि जिन्होंने कहा कि जी कि वाकई ये थ्रेट है और उन्होंने चेक ही नहीं किया, पाकिस्तान सबूत सामने ले। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, आपको सुना देते हैं। क्यों न्यूजीलैंड की टीम इस नतीजे पे पहुंची कि उन्हें दौरा ख़त्म कर देना चाहिए? एक ईमेल आईडी जनरेट की गई हमजा आफरीदी के नाम से, उसके 15 मिनट के बाद उसी ईमेल आईडी से ये न्यूजीलैंड की टीम को थ्रेट जनरेट किया गया। और ये जो ईमेल आईडी है ये हिंदुस्तान से VPN के ज़रिए की गई फॉल्स थ्रेट थी, जिसके ऊपर हुआ किया गया और ये सारा थ्रेट जो है ये इंडिया से जो है वो जनरेट हुआ। फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। इस मौका पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अगर कोई समझता है कि न्यूजीलैंड की टीम की वापसी से पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। भारत के 66 ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं अफगानिस्तान में बंद हो गए, जिस पर भारत में सफ़े मातम बिछी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको वो सुना देते हैं। ये समझता है कि न्यूजीलैंड की टीम वापस चले जाने से पाकिस्तान तन्हा हो जाएगा तो वो अकल का अंधा है और हमें तन्हा नहीं किया जा सकता। और न्यूजीलैंड वाले दिन ही मैंने ये कह दिया था कि ये लंदन की टीम भी नहीं आएगी और अब जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसको भी एक फेक जो है ईमेल मिल जाएगी। क्रिकेट हमारा शौक ज़रूर है लेकिन मायूसी कुफर है, एक वो दिन आएगा जब दुनिया की टीमें पाकिस्तान आएंगी और इस टीम का, इस मुल्क का वज़ीर आज़म खुद एक वो टीम का कप्तान है जिसने वर्ल्ड कप जीता। ये गुफ्तगू भी आपने सुनी, बड़ा सिंपल सा है। VPN का इस्तेमाल करें, सिंगापुर की यहाँ बैठे बैठे आप लोकेशन डाल लें, आप इंग्लैंड की लोकेशन डाल लें, वहाँ से जनरेट हो जाएंगी चीज़ें और भेजी जाएंगी। सारे मामलात ऐसे चल रहे हैं और एक अरसे से चल रहे हैं जहाँ पर कई वेबसाइट्स नहीं चल रही होती हैं, VPN का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हर शख्स को पता है इस बात का। और एजेंसीज जो थी वो उनको कमाल है, जो न्यूजीलैंड की हुकूमत से बातचीत में थी, जो उनके बोर्ड को बता रही थी, उन पे जो है ना कितना मतलब कि उनकी तारीफ़ की जाए कि जी कि आपने इतना बेहतरीन काम किया कि आपको पता ही नहीं लगा कि ये VPN का इस्तेमाल किया गया, लोकेशंस तब्दील हुई हैं, कहाँ से जनरेट हुई हैं और कैसे फेक अकाउंट्स है। खैर, हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ साबिक सफारतकार नजमु साकिब साहब मौजूद है। नजमु साकिब साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। अब जब बैनुल अक़वामी टीमों की आमद में रुकावट पैदा करने के लिए भारतीय साजिश मंजर-ए-आम पर आ गई है, पाकिस्तान के पास सबूत भी मौजूद हैं, ये लेकिन ये सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद है। अब आलमी फोरम कौन से हैं जहाँ पर पाकिस्तान को इस मामले को उठाना चाहिए, या फिर ठीक है कोई बात नहीं, बोर्ड्स का मामला है, ICC का मामला, वहीं तक रहना चाहिए? जहाँ तक कि न्यूजीलैंड की और इंग्लैंड की टीम के दौरों का ताल्लुक है, इसको मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा आपको संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। सही है, क्योंकि ये क्रिकेट बेस्ड डिसीशंस नहीं हैं, ये पॉलिटिकल डिसीशंस हैं जो कि मुतल्लिका हुकूमतों ने लिए हैं। अब ये है कि SCO की एक कॉन्फ्रेंस हुई है, आपको पता है समिट मीटिंग हुई है दुशंबे में, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ी अच्छी और बड़ी फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग्स की हैं। हमारा इस वक्त ये है कि हम एक कंसेंसस चाहते हैं रीजनल, ताकि एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिसमें चीन है, रूस है, तुर्की है, ईरान है, पाकिस्तान है, तो ये मिल के तो तालिबान की हुकूमत को काबुल में एक तरह से वो छतरी फराहम करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। कम से कम उनकी तनख्वाहें जो वो वहाँ के जो ऑफिशल्स हैं उनको मिल सकें। वहाँ तो खाने पीने के मसाइल हैं, वहाँ तो इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एक जन्म ले रहा है, तो उस रीजनल कंसेंसस की तरफ हम जाएं। साकिब साहब, भारतीय साजिश जिस तरह से बेनकाब हो गई है, आप समझते हैं इसके बावजूद अगर आलमी ताकतें खामोशी अपनाए रखती हैं तो हम ये मतलब आहस कर सकते हैं कि बाकी दुनिया, खुसूसन मगरिब की अगर हम बात कर लें, तो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता है? देखिए, ये तनहा करने की बात तो आज की नहीं है, नई नहीं है। पाकिस्तान खित्ते का एक अहम मुल्क है और इसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है जो कि खलती है, जो कि अच्छी नहीं लगती कुछ ममालिक को, हिंदुस्तान समेत, और कुछ जो दूर के ममालिक हैं, खुसूसन अमेरिका और UK जी। और ये जो तन्हा करने वाला है, ये तो हिंदुस्तान का यूं समझें कि मकसद हयात है कि एक वक्त आए कि जिसमें पाकिस्तान बिल्कुल अकेला तन्हा हो, उसका कोई साथी, उसका कोई दोस्त ना हो, वो किसी रीजनल या किसी इंटरनेशनल फोरम में बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ हो।
अब ये ख्वाहिश इन सारे यानी दुश्मन अनासिर की या ऐसे लोगों की जो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट के तौर पे प्रॉस्पर कर सके, एक प्रोग्रेसिव कंट्री के तौर पे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली ये प्रोग्रेस कर सके, तो ये तनहा करने की जो इनकी ख्वाहिशें और कोशिशें हैं ये तो बड़ी देर से चल रही हैं। ठीक है, लेकिन इन सब के लिए इन सब की बदकिस्मती ये है कि इस सब के बावजूद पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाँव पे खड़ा है। इसकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और इसके कुछ व्यूज हैं जो कि बहुत सारे लोगों को अच्छे नहीं लगते होंगे। करने दीजिए इनको, तनहा करने की जो कोशिशें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी हुकूमत जो है वो इनका जवाब भी दे रही है और वो सारे काम कर रही है जो कि खित्ते में अमन लाने के लिए पाकिस्तान का किरदार उभारने में मुमित साबित। सर, हम मामला ये है कि मुख्तलिफ थ्रेट्स मिलते रहते हैं, मुख्तलिफ इदारों को मिलते रहते हैं, इवन सिफारत खानों को मिलते रहते हैं। अब ये जब थ्रेट सामने आए थे तो न्यूजीलैंड की हुकूमत इसके अंदर जो है, रियासत जो थी वो इसमें पेश रही है, वो बोर्ड को बार बार कहती रही है। तो क्या उसका काम नहीं था कि फेक जो थ्रेट्स आ रहे हैं उनकी ऑथेंटिसिटी ही चेक कर ली जाती? जब कोई ऐसे थ्रेट्स आते हैं तो क्या ये बहुत मुश्किल हो जाता है चेक करना कि ये हकीकत भी है या नहीं है? बात न्यूजीलैंड से शुरू नहीं हुई थी, बात शुरू हुई थी इंग्लिस्तान से, बात शुरू हुई थी ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद से, जिसने के न्यूजीलैंड को और उनकी जो दारुल हुकूमत है न्यूजीलैंड का वेलिंगटन में सीधे सीधे मैसेजेस दे दिए कि जी ये सूरत हाल है, बहुत बड़ा थ्रेट है और आप इसी वक्त निकलें। अब डिप्लोमेटिक जो नॉर्म्स हैं, जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है, उसमें ये है कि ब्रिटिश हाई कमीशन फॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद को बताते और वो फॉरेन ऑफिस अपनी वो सारी इत्तलात जो हैं वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को देते। इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको वेरीफाई करती और अगर कोई इकदाम लेने थे तो वो लेती। अब ना उन्होंने ब्रिटिश हाई कमीशन ने फॉरेन ऑफिस से बात की, सही है, तो जाहिर है इंटेलिजेंस एजेंसीज को तो सिर्फ खबर मिली ना कि जी ये जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये है, यानी कहने का मतलब ये है कि ग्रेट ब्रिटेन ने या ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। उन्होंने जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो लॉज हैं डिप्लोमेटिक, उनको फॉलो नहीं किया। अब दूसरे पे आ जाइए, जिस तरह आपने बात की है कि न्यूजीलैंड को नहीं करना चाहिए था। ब्रिटिश हाई कमीशन ने बगैर वेरीफाई किए ये थ्रेट जो है, सो कॉल्ड थ्रेट, इसको आगे बढ़ा दिया न्यूजीलैंड की तरफ। अब न्यूजीलैंड भी देखिए, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जसिंडा साहिबा, उन्होंने भी दरखौरे इतना नहीं समझा, उन्होंने भी नहीं सोचा कि यार ये आई है खबर तो चलो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। कम से कम वेलिंगटन में हमारी हाई कमीशन है, उनको बताते हैं, इस्लामाबाद में फोन करते हैं। और आपको याद है कि दुशंबे में थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने मीटिंग छोड़ के, उनको जब ये पता लगा कि इस तरह से ये हो रहा है, उन्होंने मीटिंग छोड़ के तो न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे बात की और उनसे कहा कि तसल्ली रखिए और आप हमें बताएं तो सही कि कौन से थ्रेट हैं। नहीं, हम नहीं बता सकते। अच्छा, अब ये फिर उसके बाद पता लगा जी कि कोई 5 आईज हैं, कोई 5 ममालिक हैं जिसमें कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह शामिल हैं। बिल्कुल, ये जो सिचुएशन है इसमें अब जिस तरह से बन गई है, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है, कौन कौन सा फॉरम इस्तेमाल कर सकते हैं हम? देखिए हमारे पास तो सारे ऑप्शंस खुले हैं। हमारे पास यूनाइटेड नेशंस भी है, हमारे पास जो आपकी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी हैं। इसके अलावा हमें बायलैटरली भी हमारे पास ऑप्शंस है और मुझे तो लगता है कि ये ऑलरेडी टेकन अप हो चुका है मैटर फॉरेन ऑफिस के लेवल पे, जिसमें हम यूके और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से इन टच हैं। तो इसमें तो कई फोरम्स हैं, लेकिन हम उनको उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब वक्त आएगा। अब इस वक्त का ये है कि अभी हमें फोरम किसी की इस्तेमाल करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमें तो पता ही नहीं कि हम किस बात पे बात करेंगे, हम किस चीज़ पे बात करें। हमारी तो सिक्योरिटी, वो आपके इंटीरियर मिनिस्टर जो शेख रशीद साहब हैं, उन्होंने बड़ी मजे की एक बात की। वो कहते हैं जी कि पूरी न्यूजीलैंड में इतनी फोर्स नहीं होगी जितनी सिक्योरिटी हमने उनकी टीम के लिए रखी हुई थी। बात तो सच है। और अगर आपने वो फुटेज देखी हो, तस्वीरें देखी हो, तो
उसमें तो कोई किसी किस्म की कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती। बिल्कुल दुरुस्त। और ये तो हमारी अपने वकार का मसला है, हमारे अपने सिक्योरिटी का मसला है। हमारे मेहमान थे वो, और हमने उनका ख्याल किया। यहाँ आके 4 दिन की मेहमान नवाजी करवा के तो आप अचानक उस लम्हे चले जाएं, तो इसकी कुछ समझ नहीं आई। लेकिन ये है कि तमाम फोरम्स हमारे लिए ओपन है और हम उनको वक्त आने पे ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक है ना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और वाकई अहम मामला है। पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ फॉरम्स भी हैं जहाँ से पाकिस्तान जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है वहाँ पर जाकर। लेकिन बड़ी हैरत की बात है बिल्कुल, हम कहने को बड़ी नाम नहाद एजेंसीज भी हैं, ये बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, और ये जो मतलब बात कर रही होती है तो इसको दुरुस्त भी माना जा रहा होता है। लेकिन आप देखें कि इतनी बड़ी जो एजेंसीज हैं वो किसी भी चीज़ को उसको वेरीफाई नहीं कर रही और वेरीफाई किए बगैर ही उस गलत खबर को आगे भी पास किया जा रहा है, मतलब और फैसले भी किए जा रहे हैं। आप समझ लग रही है ना वो क्यों कह रहे थे कि जी कि हम नहीं बता सकते, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, हम तो नहीं बता सकते। बताने को कुछ होता तो आप बताते, बताने को कुछ था ही नहीं। खैर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से टेकअप किया इस सारे मामले को वो काबिल तहसीन है। जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, खासतौर पर रमीज़ राजा साहब, उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। कोई घबराने की बात नहीं है, इंशाल्लाह क्रिकेट पाकिस्तान में आएगी और बड़ा बेहतरीन फैसला कि हम न्यूट्रल मकाम पे अब अपनी सीरीज़ नहीं खेलने जाएंगे। खैर आगे कुछ बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, कि जिन्होंने एक बार फिर पंजाब हुकूमत पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। अच्छा जी, गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में प्रेस वो तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि आखिरी 2 साल हमारे अहम तरीन हैं। हम KP, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में अपनी कारकर्दगी से जीतेंगे। तहम असल जंग इस वक्त पंजाब की है। 2 साल में अहदाफ पूरे कर लेंगे, ये उन्होंने कहा है। हाँ, बड़े ज़्यादा मतलब मुतमईन नज़र आ रहे थे और उस्मान बुज़दार साहब पर भी थोड़े से यही लग रहा था कि उनका अभी भी एतबार उसी तरह से है, हालांकि उनकी पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठती हैं। उन्होंने क्या कहा है आपको वो सुना देते हैं। बैटल है वो इस वक्त पंजाब की है, और पंजाब बड़े ये कहते हैं कि जी देखें आपने भी बड़े चेंजेस कर देते हैं, ये आप फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं। चेंजेस का कोई आखिर में याद नहीं रखेगा आपने चेंजेस कितने किए। लोग ये याद रखें कि आखिर में 5 साल में आपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए या आपने नहीं किए, आपने गवर्नेंस सिस्टम बेहतर की या नहीं की। तो वो हमारे लिए चैलेंज है, और इंशाल्लाह अगर हमने ये आखिरी 2 साल पूरा जोर लगा दिया, अपने जो भी हमने अपने आप को टारगेट सेट किया उनको एक्सीड कर दिया, तो इंशाल्लाह ये पार्टी और मजबूत होके, हमारी कोalition गवर्नमेंट और मजबूत होके इंशाल्लाह आगे आएगी। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू आपने सुनी है। पंजाब में बेशुमार इंतज़ामी मसाइल के बावजूद वज़ीर आज़म साहब का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर एतमाद बरकरार है, और इसकी वजह तो वज़ीर आज़म ही बता रहे थे। लेकिन हमजा अगर हम बात करें आवाम की, तो आवाम के दिन नहीं बदले हैं, उनके मुतालबात वही पुराने हैं। वो आज भी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और अपने मसाइल के हल के ख्वाब देख रहे हैं। PTI के 3 साल दौर में अगर हम बात करें सरकारी इदारों की, तो उसमें कोई बड़ी तब्दीली देखने को नहीं मिली है। अफसरशाही का रवैया जो है वही पुराना है, और ऊपर से सूबे में बार बार इंतजामी टीमें तब्दीली भी कर दी जाती है, जिससे सरकारी मशीनरी और आवाम में बददिली जो है वो ज़्यादा ऐसे ही है। गैलप सर्वे भी हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था, फिर हमने नताइज भी देखे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के, और उसके बाद ही वज़ीर आज़म साहब मुतमईन नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी हैरत की बात भी है, लेकिन और कहा भी क्या जा सकता है। बात करेंगे पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वज़ीर आज़म साहब मुतमईन है, चलें KP में भी वो मुतमईन है, गिलगित बल्तिस्तान में भी मुतमईन है। ये तो बात गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर की तो एक तरफ रह गई, पंजाब में वो खासे मुतमईन नज़र आ रहे हैं और उनका वज़ीर आला पंजाब पर एतमाद बरकरार है। गैलप सर्वे की बात करें तो यहाँ पर मकबूलियत कम हुई, हमने कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन देखे, उसके अंदर सामने आ गए। तो आप क्या समझते हैं, वाकई इतना कोई मुश्किल नहीं होगा पंजाब के अंदर? देखिए, वज़ीर आज़म साहब को पब्लिक फोरम पे तो यही कहना चाहिए जो वो कह रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आला उनका ज़ाती इंतखाब है। वो कोई सूबाई असम्बली में उनकी पार्लिमानी पार्टी ने तो उनको मुंतखब नहीं किया था। तो वज़ीर आज़म साहब ही की हिदायत के मुताबिक वो काम कर रहे हैं जी, और अगर वो इत्मीनान का इजहार नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि ख़ुद उनकी अपनी जजमेंट के ऊपर भी इत्मीनान होगा। ये लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लाजमन चीज़ें ठीक जा रही हैं, वो उससे वाकई मुतमईन भी हैं, क्योंकि हालिया कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन है उसके ऊपर वज़ीर आज़म ने काफ़ी वाज़ेह इशारे दिए हैं कि वो गैर मुतमईन है और वो चाहते हैं कि इसको एनालाइज़ किया जाए और इसके जो वजूहात हैं वो तलाश की जाए। इतना बड़ा फ़र्क है NN और PTI के दरमियान, जो नंबर ऑफ़ वार्ड्स उन्होंने जीते हैं,
ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पब्लिक ओपिनियन किस तरफ है। अगर बहुत बड़ा इम्तिहान होगा वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस का होगा जी। अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस जनरल इलेक्शन से पहले करा पाए, जिसके बारे में बहुत से शकूक हैं, तो वो लोकल गवर्नमेंट असल में सही आपको इंडिकेशन देंगे कि आवाम का रुख किधर है। जी जी। और वो जब फैसला आएगा, चूँकि जो कैंटोनमेंट बोर्ड है वो तो तकरीबन 2-3% इलेक्टोरेट को कवर करता है जी। पूरा इलेक्टोरेट जो है वो तो लोकल गवर्नमेंट में कवर होगा। लेकिन मुझे ये शक है कि इन इंतखाबात के बाद और इन पब्लिक ओपिनियन पोल्स के बाद हुकूमत ये कर पाएगी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन, क्योंकि अब ये से कम का अरसा है, बड़ा रिस्की सा मामला है। लेकिन हालात ठीक नहीं है। यहाँ पे लोगों की भी राय यही है और खवास की राय भी यही है कि पंजाब के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो पिछली गवर्नमेंट के मुकाबले में तो बहुत कम है, लेकिन कई लोग इसे दूसरे सूबों के मुकाबले में भी कम पाते हैं। सूरत हाल अदम इत्मीनान की है। बिल्कुल। अच्छा अहमद बिलाल साहब, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो तमाम माफिया के ख़िलाफ़ खड़े हैं जो इस मुल्क में तब्दीली ही नहीं चाहते हैं। आप समझते हैं कि अगले इंतखाबात में जब जा रहे होंगे तो अवाम इस बयानी को फिर कबूल करेंगे उनके? देखिए, ये तो बिल्कुल खालिस्तान सियासी बयान है ना कि क्या है, और वो माफिया के खिलाफ डट के खड़े हुए हैं। जो भी शख्स उनकी किसी बात से इख्तलाफ करता है वो माफिया है। अब तक ये बताया, बस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी माफिया है और इंटरनेट वोटिंग भी माफिया है। किसी भी तजवीज़ की मुखालफत माफिया के हिस्से में डाल देते हैं। ठीक है। लेकिन लोग तो अपनी ज़िंदगी को देखेंगे ना कि उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है। उनको अखबारी बयानात से और इन तकरीरों से असरअंदाज तो होते हैं अगर उनके हाथ खुद से ठीक हों। लेकिन अगर उनके हाथ ज़ाती तौर पे जिनको वो देख रहे हैं, महंगाई का मामला हो, गवर्नेंस का मामला हो, सड़क पे टूटने का मामला हो, कचरे के उठाए जाने का मामला हो, ये वो चीज़ें जो हर रोज़ वो एक्सपीरियंस करते हैं। उनका ज़्यादा एतमाद इस एक्सपीरियंस पे होगा, ना कि उन तकरीरों पे या उन बयानात पे जो वज़ीर आज़म या वज़ीर जारी करेंगे। तो इस तो ये बात ठीक है कि कारकर्दगी पे फोकस करना चाहिए, और कारकर्दगी अगर अच्छी होगी तो फिर उम्मीद की जा सकती है लोग उनके हक में होंगे, और अगर कारकर्दगी ख़राब होगी तो सिर्फ बयानों से बात तो चले। ठीक है। अहमद बिलाल महबूब साहब, सर्वेस बड़े अहम होते हैं और हम अक्सर देखते हैं कि जो सर्वे सामने आ रहे होते हैं उससे मिलते जुलते ही इंतखाबात में वोट भी पड़ रहे होते हैं। आखिरी 2 साल कितने अहम होंगे? इस साल भी कहा यही जा रहा है, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि महंगाई में शायद इजाफा ही होगा। वोटर आखिरी 2 साल में या आखिरी साल में ज़्यादा फैसला करता है कि मैंने किसको वोट देना है, या पूरे 5 साल कारकर्दगी वोटर के दिमाग में रहती है? 5 साल कारकर्दगी भी जहन में रहती है, उसके चीदा चीदा नकात उनके जहनों में बैठते जाते हैं। जैसे जैसे फैसले होते हैं या कोई डेवलपमेंट्स होती हैं तो वो उन चीज़ों को भी जहन में रखते हैं। लेकिन फैसला कुल बात वही होती है जो आखिरी दिनों में हो रही होती है, क्योंकि वो लोगों के जहन में पूरी तरह नक्श होती है, उसके असरात ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि बिल्कुल आखिरी दिनों में अगर कुछ हालात डिफरेंट अच्छे हो जाएं तो वो पिछले 4-4.5 साल की बातें भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। दोनों ही चीज़ें अहम होंगी, लेकिन फैसला कुल बात वही होगी जो आखिरी अरसे में होगी। इसीलिए वो इस वक्त ख्याल कर रहे हैं कि आखिरी 2 साल में कारकर्दगी बेहतर हो जाए, लोगों के अंदर ये एहसास हो कि हुकूमत कुछ कर पा रही है। हाँ जी। अगर कुछ करता हुआ नज़र आया और उन्हें लगा कि आने वाले दिनों में भी हालात, इसको अगर हम इलेक्ट करेंगे तो चीज़ें इससे मज़ीद बेहतर होंगी, तो फिर वो वोट देंगे। पूरे 5 साल की ही कारकर्दगी अहम होती है। बिल्कुल ठीक है। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। सुबह सवेरे पाक से आप बात कर रहे थे 5 साल कारकर्दगी ही अहम होती है, लेकिन अहम तौर पर हम यही देखते हैं कि आखिरी 6 माह के अंदर जो फैसले हो रहे होते हैं हमारे अवाम उसके ऊपर जहन बना लेते हैं। और अब जब आप अपोजिशन में होते हैं उस वक्त तो तकारीर, नारे, वादे, दावे ये सब कुछ चल जाते हैं, लेकिन जब आप हुकूमत करके इलेक्शन में आ रहे होते हैं फिर कारकर्दगी सबसे ऊपर हो जाती है। फिर नारे, वादे ये बहुत पीछे रह जाते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के पास अब 2 साल का अरसा मौजूद है आईनी तौर पर देखा जाए, तो देखते हैं कितना रिलीफ आवाम को मिलता है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us.
वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ इकोनॉमी रिलेटेड भी गुफ्तगू कर लेते हैं। ऑपोजिशन तो अब तक हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, मगर महंगाई की अगर बात करें तो उसके बढ़ने की रफ्तार यूं ही रही तो अगले इलेक्शन में अवाम से हुकूमत को जवाब ज़रूर मिल सकता है। एशियाई तरक्याती बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। अब हमजा हाँ जी, और कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई मज़ीद बढ़ने का खदशा मौजूद है। पाकिस्तानी मईशत पर एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि रवा माली साल महंगाई की शरह बढ़ने का ही खदशा है। खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा महंगाई का बायस बन सकता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रवा माली साल मुआशी ग्रोथ 4% तक रहने की तवक्को है। अच्छा हमजा, कोरोना के बावजूद अगर हम देखें तो पाकिस्तान की मौशी सरगर्मियाँ फ़रोग पा रही हैं। सनत की बात करें, तामीरात की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये शोबे हैं, इनमें ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने साफ कह दिया है कि अशिया ज़रूरिया जो है या अशिया सर्फ की जो कीमतें हैं वो पूरी दुनिया में बढ़ी हैं। पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है कि जहाँ पर महंगाई जो है वो रिपोर्ट हो रही हो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। हम फूड सब्सिडी देंगे, अपने गरीब आवाम को डायरेक्ट अब सब्सिडी देंगे। जिस तरह एहसास पे हम सब्सिडी दे रहे हैं, इसी तरह अब आटे पे देंगे, चीनी पे देंगे, घी पे देंगे और दालों पे। शौकत तरीन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होने कि हम सब्सिडी भी देंगे चीज़ों पर। खैर हम इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। मारूफ मौशी तज्जिया का शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तानी जो मईशत है उस पर एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो है वो अब शाया हुई है और उसमें कहा गया कि रवा माली साल के दौरान महंगाई की शरह बढ़ने का इम्कान है। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? मैंने तो आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि पाकिस्तान महंगाई बढ़ेगी। नंबर एक। सर ये कि जो कुछ हम बताते हैं ना वो एशियन डेवलपमेंट बैंक उसको समझता नहीं है, उनकी कोई इतनी ज़्यादा कॉम्पिटेंस नहीं है। मैं उसकी वजह आपको बता, देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो हुकूमत ने 3-4 साल गुजार दिए, 3 साल करंट अकाउंट के खसारे को कम करने के लिए। मैं कह रहा था ये पॉलिसी गलत है, उसकी वजह अब आपको बता दूं। इस साल करंट अकाउंट डेफिसिट 15 अरब डॉलर होने जा रहा है। ये वही डेफिसिट है जो 2019 में था जब मईशत बहरान में थी, या जो है वो 2017 में था जो पिछली हुकूमत का आखिरी साल था। उस वक्त 12 या 13 अरब डॉलर था, मईशत बहरान में थी। लेकिन मईशत की शरह नमू उस वक्त 5.5% थी। अब जो है यानी मैं बात कर रहा हूँ 2018 की, अब 4% बात कर रहे हैं। लेकिन ये हम नहीं बता रहे कि स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी में ये लिखा है कि भारत की जो शरह नमू है वो 9.5% है। लेकिन हमें सोचना होगा ना कि वहाँ पेंडेमिक हमसे ज्यादा है, मेरा मुल्क बेहतर है। तो अगर वो 9% पे जा रहे हैं, 9.5% पर स्टेट बैंक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनकी रिपोर्ट में दिया गया है। तो अगर हम 4% पे खुशियां मना रहे, करंट अकाउंट डेफिसिट खौफनाक हद तक जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ 15 अरब डॉलर, तो ये 12-13 अरब था जब हम कहते थे बोरान। तो गलती क्या हुई है मैं आपको बता दूं, इन्होंने मई को तरक्की देने के बजाय सारी चीजें गुरगा दी कि हम करंट अकाउंट को डेफिसिट को कम कर रहे हैं, वो क्रेडिट ले लिया। लेकिन मैं उस वक्त भी कह रहा था कि आप इंपोर्ट को अगर कम करेंगे, मईशत को चोक कर देंगे तो मईशत की शरह नमू सुस्त हो गई। अब 4 साल में जो हुकूमत के आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक हमारे मुल्क की ग्रोथ रेट जो है वो 2.6% औसत रहेगी 4 वर्षों में। पर एक इनको विरसे में मिली थी 5.5। तो वो पॉलिसी गलत थी कि आप मईशत को चोक करें। अब दूसरी गलती कर रहे हैं कि मनफी शरह सूद दे रहे हैं, तामीराती शोबे में काला धन लगा रहे हैं। अब ये जो गलतियां कर रहे हैं इसका फिर किसी न किसी को तो भुगतना पड़ेगा। मगर जो चीज़ आपके जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनको समझनी होगी कि दुनिया में अब शरह नमू की बात नहीं हो रही, वो बात कर रहे हैं माशी तरक्की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप जो कुछ तरक्की हो उसके समरात आवाम को मिले, यानी गुर्बत कम हो, फीकस आमदनी बढ़े, महंगाई कम हो और जो है ना वो तालीम की हो, सहूलियात बेहतर हो। हमारे मईशत की शरह नमू सुस्त है, वो आवाम पर बोझ डाल के हासिल हो रही है। यानी अशराफिया की ऐसी मईशत जिसमें बेतहाशा कर्जे लिए जाएं। और जैसे मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था कि हमने सस्ती शरह सूद जो की है, मनफी शरह सूद देखने तो उसकी वजह से लोग गाड़ियां ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अब स्टेट बैंक ने रिपोर्ट में क्या दिया परसों कि जी वो तो लोगों ने गाड़ियां खरीद ली, जरूरत से ज्यादा इंपोर्ट कर लिया क्योंकि हमने सस्ती शरह सूद रखी थी। तो वो तो आज भी है, आज भी अफराद ज़र से कम है हमारा डिस्काउंट रेट। तो लोग क्या कर रहे हैं कि सस्ते कर्जे लेके प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लगा रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, गैर इंपोर्ट कर रहे हैं, जखीरा अंदोजी कर रहे हैं। खुदा के लिए ये बहुत ताकतवर मुल्क है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ताकतवर मुल्क। और तो मुझे आप ये बता दीजिए कि अब हमारे पास रह क्या गया? शरह नमू हमारी कम
बेतहाशा, यानी अगर 5 साल जब पूरे होंगे, अगर मैं आपको बता दूं 5 साल जब पूरे होंगे, हमारा ग्रोथ रेट औसत होगा 3.3%, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। फिर से मैं मिला था 5.5। तो क्या हुकूमत को, हमें और आपको नहीं सोचना चाहिए कि ये 5.5 से क्यों आ गया? कर्जे जो बढ़े हैं वो 66 साल में जितने कर्जे थे, यानी 16,400 टोटल कर्जे थे, उससे ज्यादा 18,000 अरब रुपए बढ़ गए। ये हमें सोचना होगा कि क्यों बढ़ गए। करंट अकाउंट डेफिसिट $15 पे क्यों जा रहे हैं, हमें सोचना होगा। हम काले धन को सफेद करने के लिए जो तामीराती शोबे को दे रहे हैं कि आप करते चले जाएं, तो ये गलत पॉलिसी है। आप है वो सही तरीके से पॉलिसी चलाएं। अब मिसाल के तौर पर आपको बड़ी वाज़ेह मिसाल दे दूं, 2,000 अरब रुपए का आपने पैकेज दिया पेंडेमिक की आड़ में, तो सवाल ये है कि और शरह सूद कम कर दी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा कमी थी, जो स्टेट बैंक कहता है, उसके बावजूद अगर शरह नमू कम है और तो हमारे वसाइल ज्यादा है, हमारे लोग काबिल हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने नजरियाती कारकुनों के साथ बैठे और ये देखें कि हमने क्या कहा था और ये हम पीछे क्यों जा रहे हैं। देखिए, लीपापोती करके तालियां बजाना, देखिए महंगाई कोई इस साल कम नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है तो गलत कहता है। अब नहीं होगा, इसलिए कि आपने रुपए की कदर 4 महीने में 14 रुपए गिरा दी है। 60 अरब डॉलर आप इंपोर्ट है, पेट्रोल आप बढ़ा रहे हैं, बिजली आप बढ़ा रहे हैं, गैस आप बढ़ा रहे हैं। टारगेटेड सब्सिडी कहाँ से देंगे, मुझे जरा तो बता तो दें। इसलिए कि जो आपने टैक्स रेवेन्यूज का हदफ रखा है उसमें सूबों को आपने पैसा दे दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, जो NFC अवार्ड, उसके बाद दफार सूद, उसके बाद आपके पास पैसे ही नहीं है। तो अगर आप कर्जे लेके टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं और फिर पेट्रोल के दर बढ़ा रहे हैं, रुपए की कदर गिरा रहे हैं, और मैंने बताया कौमी बचत के डॉक्टर साहब, बात यह है कि अगर हम बात करें बिज़नेस कम्युनिटी से, तो वो कहते हैं कि बहुत आसान किया है इस गवर्नमेंट ने बिज़नेस को। वो कह रहे हैं कि बेहतरी हो रही है, जो मुआशी फ़ैसले किए जा रहे हैं वो बड़े दुरुस्त किए जा रहे हैं। तो फिर ये क्या मामला है कि उनकी जानिब से इस तरह के बयानात सामने आ जाते हैं? फिर शौकत तरीन साहब भी यही कहते हैं कि अब टारगेटेड सब्सिडी का, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि टारगेटेड सब्सिडी हम देने के लिए जा रहे हैं, महंगाई के हवाले से अगला साल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसमें कम कर लिया जाएगा महंगाई को। क्या ऐसा हो सकता है कि अचानक रात को सो के उठे तो सुबह महंगाई कम होना शुरू हो गई? नहीं, देखिए 4 महीने के बाद तो कम हो सकती है, लेकिन उसके लिए पॉलिसियां बदलनी पड़ेंगी। 10 नुकाते हिकमत अमली जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या तहरीक इंसाफ ने दी थी, वो थी पाकिस्तान की खुशहाली की जमानत, उससे आपने 100% नाराफ कर दिया। अब देखिए, बिजनेस कम्युनिटी की आपने बात की, कई 100 अरब रुपए के उन्होंने कर्जे लिए हैं, सस्ती शरह सूद पे लिए हैं। ये हमने तो, मैं तो 6 महीने से कह रहा था, अब परसों स्टेट बैंक ने कह दिया कि जब आपने सस्ते शरह सूद पे कर्जे दिए तो किसी ने गाड़ियां खरीद ली। अब बताइए, गाड़ियों की ग्रोथ है 51% है, इंपोर्टेड चीजें हैं। आप 51% गाड़ियां खरीद के किसको मैसेज देना चाह रहे हैं? सस्ते कर्जे लिए उन्होंने, गैर जरूरी अशिया तायुश इंपोर्ट कर ली, रेमिटेंसेस बेतहाशा आ रही है 111.4 से। लोगों के पास, कुछ लोगों के पास पैसा आया, उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी, किसी ने जखीरा अंदोजी की, किसी ने मुनाफाखोरी की, किसी ने स्मगलिंग की। तो बिजनेस कम्युनिटी को जितना फायदा पहुंचा है, तो कई सौ अरब रुपए तो कंस्ट्रक्शन में लग गया। फिर जब आप सस्ते शरह सूद पर लेके कई सौ अरब के कर्जे उनको देंगे और वो गैर जरूरी इंपोर्ट्स करेंगे, वो जो है गाड़ियां खरीदेंगे, वो जो है जखीरा अंदोजी करेंगे। सर, आप समझते हैं कि अब रीस्टार्ट करना तमाम पॉलिसीज़ को ये मुमकिन है, और ये जो शौकत तरीन साहब हैं ये भी करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि रीस्टार्ट ऑफ पॉलिसीज़ तो बहुत मुश्किल होगा? देखिए, शौकत तरीन साहब तो सियासी बयान दे रहे हैं, उनकी बात आप छोड़ दीजिए। इमरान खान साहब की बात करें, अगर इमरान खान साहब ये फैसला कर लें, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया है, कि मैंने जो कौम को वायदे, सब बात कुछ मैं बातें नहीं कर, उसको छोड़ दीजिए। आपने जो कमिटमेंट किया था वो क्या था? कि हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, हम कोई एमनेस्टी नहीं देंगे, हम मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, हम एनर्जी सेक्टर में उसको बढ़ने से रोकेंगे, सर्कुलर डेट को आवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। अब जितनी टैक्स, एक तो टैक्सों की वसूली की हदफ आपके 2400 अरब रुपए कम है, कोई हदफ हासिल नहीं हुआ, लेकिन वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से है, वो GST है। तो बिजनेस कम्युनिटी तो खुश है, पाकिस्तान के अंदर सलाहियत भी है, पाकिस्तान की मईशत में कम भी है। देखिए, पेंडेमिक से जितना नुकसान भारत में हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमें नहीं हुआ। तो हमारी 4% है, उनकी 9.5% है। तो क्या हमें सोचना नहीं चाहिए? क्या हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए? क्या हम उनसे हर लिहाज से बेहतर नहीं है? सलाहियत के लिहाज से, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिहाज से। हमारे किसानों को देख लीजिए, हमारे यहाँ सब कुछ है। हमारे एक ही है, मैं आपको एक जुमले में बताऊं, अशराफिया की मईशत, कर्जों का शैतानी चक्कर, जिसमें के शिकंजा कस दिया जाता है आवाम के ऊपर और ताकतवर तबकों को मराद दे दी जाती है। इस शैतानी चक्कर को जिसने तोड़ दिया,
उस दिन पाकिस्तान, इंडिया तो क्या सबसे आगे निकलेगा एशिया में, मैं आपको ठीक है जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और इसी को डॉक्टर साहब का कहना है कि देखना होगा और वज़ीर आज़म साहब को खुद देखना होगा कि जो ऐलानात किए गए थे, जो मंशूर था, कि उसके मुताबिक फैसले हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे। आज दुनिया भर में इशारों की ज़ुबान का दिन मनाया जा रहा है। अच्छा, जिसका मकसद ये है कि समाज से महरूम अफराद के समाजी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी ज़ुबान की अहमियत को उजागर किया जाए। आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में 7 करोड़ से ज़ायद अफराद समाज से महरूम हैं। अच्छा, उनमें से 80% से ज़ायद जो हैं वो तरक्की पजीर ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। मजमूई तौर पर ये अफराद 300 से ज़ायद मुख्तलिफ इशारों की ज़ुबानें इस्तेमाल कर रहे हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक समाज से महरूम अफराद कई समाजी और मुआशी मौक़े से महरूम रह जाते हैं। अच्छा हमजा, इसकी वजह यह है कि उनका जो रवायती ज़ुबानों में कहने के हुनरमंद और तालीम याफ्ता जो है वो नहीं है, इस वजह से ये चीज़ें जो है पैदा हो जाती हैं। अच्छा। लेकिन इस दिन को जो मनाने का मकसद है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, इसकी दिन की अहमियत, क्योंकि हम उन लोगों को भी पीछे ना छोड़ें। जैसे हम अब देखते हैं अक्सर TV चैनल्स पर भी देख रहे होते हैं कि साथ साथ वो जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं, एक्शंस के थ्रू न्यूज़ वगैरह जो भी कोई चीज़ है वो बता रहे होते हैं, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि खुदा न खास्ता कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाता है कि जो सुन नहीं पाता है या बोल नहीं पाता है, तो फिर बड़ी तादाद में, वैसे ही पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, तो बहुत बड़ी तादाद में इसका कोई मतलब फैक्चुअल डेटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर मैं आमतौर पर देखूं तो मुझे लगता है कि तकरीबन 90% से शायद ज़ायद ही होंगे कि जो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे होते हैं और फिर वो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। और उसके बाद अगर समाजी रवैयों को भी देख लें तो वो भी उनके हवाले से कुछ बेहतर नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन फैमिली के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। फैमिली के लिए मुश्किल होता है, लेकिन हमजा जो बच्चा होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सर्वाइव करना, आगे बढ़ना। वो फिर इस ज़िंदगी की दौड़ में बाकी बच्चे जो जिस तरह से आगे बढ़ रहे होते हैं वो उनके मुकाबले में बहुत पीछे रहते हैं, बल्कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। जो फर्स्ट स्टेप है वही उसके लिए लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंटेलिजेंट होते हैं, अगर आपकी इनसे बातचीत हो या आपकी फैमिली में आपने कुछ देखा हो, अपने इर्द गिर्द कोई लोग देखे हों, तो आपको पता लगता है कि बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं ये। तो इनको भी करामत शहरी बनाया जा सकता है और हिस्सा बनाया जा सकता है। आप अपनी मईशत का इनको हिस्सा क्यों नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। आप इनका दिमाग तो अल्लाह ने जो इनको दिया है वो बेहतरीन काम कर रहा होता है। और देखें, अल्लाह अगर किसी से कोई चीज़ उसके पास नहीं होती है तो वो ऐसी सलाहियत ऐसी दे देता है कि वो कमाल होती है। इन लोगों की मतलब ऑब्जर्व इतना बेहतरीन ये कर रहे होते हैं। अच्छा हमजा, हम पेरेंट्स की बात करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो ऐसे बच्चों को वो खुद भी कहते हैं, क्योंकि वसाइल भी नहीं होते, कम्युनिटी में भी इस तरह का माहौल नहीं होता, तो फिर वो लोग उनको नहीं आगे भेजते कि वो सेंसिटिव होते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स हमने ऐसे देखे भी हैं जो अगर कोई मसाइल हैं भी ऐसे बच्चों को फिर भी एजुकेशन की तरफ लेके आते हैं। और नॉर्मल मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में देखा, अपनी क्लास में देखा कि इस तरह से एक बच्चा था जो कि मतलब नहीं सुन पाता था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको, हम लोगों के मतलब हम नॉर्मल बच्चे हैं, हम लोगों के साथ वो बच्चा पढ़ता रहा और मतलब उसने जो है अच्छे नंबर्स भी लिए और मतलब ये था टॉपर्स में आता था वो बच्चा जो है इस तरह से मतलब था। तो वो बहुत अच्छा, पेरेंट्स को भी उनको सैल्यूट करना चाहिए और जो पेरेंट्स नहीं कर सकते उनको चाहिए कि वो आमतौर पर ये जो मतलब के इशारों की ज़ुबान है, साइन लैंग्वेजेस हैं, ये हमें आनी चाहिए और हमें इस तरह के इदारे भी होने चाहिए कि जो उन बच्चों को सिखा पा रहे हैं और फिर उसको भी मोटिवेट करना चाहिए कि अपने बच्चों को वहाँ पर लाजमी तौर पर भेजें। हम आगे बढ़ेंगे, कुछ तालीम के हवाले से बात कर लेते हैं। फेडरल बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा की प्रमोशन की पॉलिसी जारी कर दी है, बच्चे बहुत खुश हैं। अच्छा, 9वीं और 10वीं जो और 11वीं और 12वीं की तमाम तलबा और तालिबात को लाजमी मज़ामीन में नंबर्स जो हैं वो इख्तियारी मज़ामीन के मार्क्स की बुनियाद पर दिए जाएंगे और नोटिफिकेशन जो आया सामने उसके मुताबिक लाजमी मज़ामीन में 5% इजाफी नंबर्स भी दिए जाएंगे। अच्छा, जो बच्चे फेल हो रहे थे वो पास हो गए, वो सबसे ज़्यादा खुश है इस पॉलिसी के बाद। कोई फेल नहीं होगा, अकेडमीज़ के बाहर लिखा हुआ मैं पढ़ता था कि जी कि कोई फेल नहीं होगा, सब पास हो जाएंगे और फलां एकेडमी से रब्ता करें, अपने बच्चे को यहाँ दाखिल करवाएं। तो अब हुकूमत ने जो बता दिया कि कोई फेल नहीं होगा, बच्चे बहुत खुश हैं। अच्छा, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक ये कह रहे हैं कि ऑप्शन क्या थी गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने अच्छा किया कि एग्ज़ाम्स भी ले लिए, बच्चों को उस प्रैक्टिस से भी गुजार लिया और फिर क्योंकि बच्चों का तो इसमें कोई इतना जो है कसूर नहीं था कि वो ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाए, तो सबको पास कर दिया। 33% अगर नंबर दे भी रहे हैं तो उन बच्चों से क्या फ़र्क पड़ता है, वो बच्चे कौन सा टॉप कर रहे थे, टॉपर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरे ये कह रहे हैं कि बच्चों के जहन में यही रहेगा और बच्चे जो हैं इस मश्क से दूर होते चले जाएंगे। वो पढ़ाई
करेंगे नहीं, वो तैयारी नहीं करेंगे। जिस तरह से हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ पर यही तरीके होते हैं कि बच्चे जो हैं वो इम्तिहानात के आने पर ही ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा कि वो इस तरह का रुझान जो बच्चों का बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा अगर इसी तरह की सूरत हाल रही है। इम्तिहान तो हुए थे, फिर प्रॉब्लम क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। माहिर तालीम डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आयशा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये दोनों तरफ से बातें हो रही हैं और आप यकीनी तौर पर, आपसे हमारी बात हुई थी, आप ये कह रही थी कि चलें इस मश्क से गुजारा तो गया था, गवर्नमेंट ने अच्छा फैसला किया कि बाद में अनाउंस किया कि चलें सब बच्चों को पास कर दिया जाएगा। अब जो दूसरे लोग बात कर रहे हैं कि इससे मतलब प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, आप इस आर्गूमेंट को कितना दुरुस्त समझ रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमजा और इकरा। बिल्कुल हमारी पिछले हफ्ते इस बारे में बात हुई थी और हमने बड़ी तफसील से बात की थी कि क्यों ज़रूरी था इस दफ़ा एग्ज़ाम लेना। अच्छा, एक तो फैक्चुअली एक दो चीज़ें मैं करेक्ट कर दूं कि देखिए 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई कि उन्हें पास कर दिया जाएगा या 33% नंबर देके जिन सब्जेक्ट्स में वो पीछे रह गए हैं उसमें उनको कर दिया जाएगा। अभी ये डिसीजन नहीं हुआ। और 9वीं और 11वीं का शायद मसला इसलिए भी इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि उनके पास एक अगला साल एक चांस एक और है एग्ज़ाम देने का और उस वक्त वो कंपाउंड एग्ज़ाम लेकर वो देखा जा सकता है कि बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। असल मसला 10वीं और 12वीं का है। अच्छा, 10वीं और 12वीं में भी थोड़ी सी क्लैरिटी की ज़रूरत है। देखिए हमारे मुल्क के अंदर 29 पब्लिक स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं। इमेजिन करें 29। अगर आप आगा खान बोर्ड को मिला लें तो 30 बोर्ड्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान जो एग्ज़ाम लेते हैं अपने अपने। अब इन सारे बोर्ड्स के दरमियान किसी ना किसी की इक्विवेलेंस की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे 10वीं और 12वीं के बाद, क्योंकि आपने ज़ाहिर है 10वीं के बाद प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, बड़े लिमिटेड से आपके पास इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं। आप समझे कि तकरीबन 30,000 आपके सेकेंडरी स्कूलों के बाद अचानक अगर आप हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट कॉलेजेस की बात करें तो तकरीबन 5,000 रह जाते हैं, यानी इतनी कम सीट्स हो जाती हैं बच्चों के पास, 30,000 से 5,000। फिर 12वीं के बाद आपके पास यानी 5,500 स्कूलों के बाद आपके पास जो डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तकरीबन कोई 2,500 हैं, तो सीट्स बड़ी कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो अब ये बोर्ड्स के दरमियान इसीलिए इक्विवेलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कंपटीशन शुरू हो जाता है फिर बोर्ड्स के दरमियान आगे एडमिशन्स के लिए इंटरमीडिएट में और डिग्री कॉलेजेस के लिए। अच्छा, सबसे पहले सिंध ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दी थी एक्चुअली इस साल और उन्होंने कहा था कि हम 10वीं और 12वीं में किसी को फेल नहीं करेंगे। तो बाकी बोर्ड्स ये कर नहीं सकते थे असूलन। अगर आप देखें कि वो ये कहते कि अच्छा सिंध में सब बच्चे पास हो जाएंगे लेकिन बाकी मुल्क के अंदर हम फेल करेंगे, वो चीज़ नहीं चलनी थी क्योंकि फिर अगेन वही बात, ये बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है कि एक पूरा आपका इतना बड़ा सूबा कह रहा है कि सब बच्चे पास हो रहे हैं, वो तो चले जाएंगे इंटरमीडिएट कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन बाकी सारा मुल्क जो है वो अपने इश्यूज़ को देख ले। तो देखिए ये इक्विवेलेंस का एक बड़ा जेन्युइन इशू था और हुकूमत के पास मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरी राय है, अनलेस के सिंध ऑन बोर्ड होता, कोई और उस तरह का वो था नहीं, ऑप्शन नहीं थी। अच्छा देखिए, और एक बहुत ज़रूरी इसके अलावा जो क्लैरिटी की ज़रूरत है कि एग्जामिनेशन लेना एक डिफरेंट चीज़ होती है और प्रमोशन करना एक डिफरेंट चीज़ होती है। एग्जामिनेशन क्यों लेना है वो उसके बारे में हमने तफसील से पिछले शो में भी बात की कि देखिए पिछले साल भी एग्जाम नहीं हुए थे इन्हीं बच्चों के जो 10वीं और 12वीं के हैं, ना उनके 11वीं में हुए ना उनके 9वीं में हुए, इस साल भी नहीं होते तो आपको ये पता ही ना चलता ये बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अब एटलीस्ट आपके पास डेटा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 10वीं के बाद अगर एक बच्चा 33% लेकर अगर किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में जाता है, अव्वल तो उसके लिए दाखिला लेना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि जाहिर है और बच्चे कम्पीट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि इंटरमीडिएट कॉलेजेस की तादाद कितनी कम हो जाती है। सो जो बच्चे ज़्यादा नंबर लेकर जा रहे हैं, आपने वो भी देखा होगा कि कल परसों से व्हाट्सएप के ऊपर नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रही हैं कि 1100 में से 1100 नंबर भी आए हैं बच्चों के, तो वो एक अलग इशू बना हुआ है इस वक्त के जो बहुत ज़्यादा जिन बच्चों ने बहुत स्कोर किया है उसका भी क्या मतलब है। देखिए एग्जामिनेशन सिस्टम को रिफॉर्म की तो बहुत ज़रूरत है। हम किस किस्म के एग्ज़ाम लेते हैं, हम उनकी मार्किंग कैसे करते हैं, उनका क्या मतलब है, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या आगे जिन बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर जिस तरह से आर्ग्यूमेंट्स भी किए जा रहे हैं और कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर भी बातचीत हो रही है, कुछ मसाइल भी सामने आ रहे हैं, फ्यूचर में ऐसे मसाइल का सामना ना करना पड़े, गवर्नमेंट को आप समझते हैं कि ऐसी जामे पॉलिसी बनाना होगी कि इस तरह के मसाइल जो हैं फ्यूचर में हमें फेस ना करना पड़े। क्योंकि अगर हम कोविड की बात कर लें, अगर हमने इस सिनेरियो से बाहर निकलते हैं, क्योंकि हम इस सिनेरियो से निकलने में भी हमें बहुत अभी टाइम लगेगा।
नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए बात ये है कि और वो बड़ी जायज़ किस्म की क्रिटिक है मेरे ख्याल में, वो पिछले साल से भी होती चली आ रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। देखिए एग्जामिनेशन और जिस तरीके से एग्जामिनेशन लिया जाता है, ये कि साल के आखिर में आपने एक हाई स्टेक्स 3 घंटे का एग्जाम एक सब्जेक्ट का लिया और उसकी बेसिस पे डिसाइड किया, वो तो वैसे ही पूरी दुनिया के अंदर अब एक उसके ऊपर है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। कैम्ब्रिज जैसे एग्जामिनेशन के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी गोइंग फॉरवर्ड ज़रूरत है कि नहीं। वो तो बिल्कुल एक जामे पॉलिसी की ज़रूरत है। जैसे मैंने पिछले शो में भी कहा था, हुकूमत उस पॉलिसी के ऊपर IBCC मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिलकर पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके अंदर 2-3 मेजर उसके अंदर पहलू है। एक तो ये कि आप एग्जामिनेशन किस किस्म के लेते हैं, कंसेप्चुअल कर दें, आप कोशिश करें कि रटा बेस्ड आपके एग्जाम्स ना हो, आप थोड़ी सी तैयारी पहले करें। इस दफ़ा ज़रा थोड़ी सी काफ़ी ज़ाहिर है आफ्टर द फैक्ट भी डिसीजन किए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को ज़रा ज़्यादा वो ज़ाहिर है एक वो बनता है कि शायद हुकूमत अनप्लान तरीके से आगे चल रही है। तो मेरे ख्याल में एक वाज़े पहले से अगले साल की पॉलिसी सामने आ जानी चाहिए। अच्छा, और फिर एक और बात जो मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि देखें 10वीं और जो मेरा एक न्यूट्रल एज एन ऑब्जर्वर एजुकेशन की ख्याल है, देखिए हम बहुत सारा डेटा देखते हैं कि जब भी बच्चे एक ख़ास आप कह लें कि लेवल ऑफ एजुकेशन से ऊपर जाते हैं, जैसे 5वीं से 6ठी में ट्रांजिशन होती है या 8वीं से 9वीं या 10वीं से 11वीं या 12वीं से आगे, हमने ये बहुत देखा है कि बच्चे जब फेल हो जाते हैं ना, ख़ासतौर पे हमारे सिस्टम के अंदर जितना टैबू है कि बच्चा फेल हो गया, बच्चे ड्रॉप आउट बहुत होते हैं, ख़ास तौर पे 10वीं के लेवल के ऊपर, ख़ास तौर पे ये जो सर्टन ट्रांजिशन वाले ग्रेड्स होते हैं, बच्चियों की बहुत सारों की इसी वजह से शादियां हो जाती हैं अर्ली एजेस में। बिल्कुल। सो पेरेंट्स ये कहते हैं कि ये बच्ची अगर पढ़ नहीं पा रही है और ये फेल हो रही है तो क्या फ़ायदा, अगला साल भी ये फेल होगी या 33% लेकर पास हो जाएगी, इसने क्या कर लेना है। वो बच्चियों की वो शादियां कर देते हैं मोस्ट लाइकली ऐसी जगहों पे जहाँ पर और कोई बच्चियों के पास करने वाला काम नहीं है। लड़कों के पास भी जाहिर है उसके बाद कोई ख़ास ऑप्शंस रह नहीं जाती। इसी तरह से 12वीं के बाद मसले हैं। देखिए ये बड़ा देखना ज़रूरी है कि 10वीं, अच्छा सबसे बड़ी बात ये कि स्कूल्स अपने आप को ऑब्जॉल्व ना करें, ना पब्लिक स्कूल और ना प्राइवेट स्कूल। अब ये कहना कि इन बच्चों का हम माइंडसेट ऐसा बना रहे हैं कि जी बगैर पढ़े पास हो जाते हैं, नहीं, ये सिर्फ इस साल की पॉलिसी है। अब ये स्कूल्स का काम है कि 10वीं से जो बच्चे 33% लेकर आगे आ रहे हैं, अगर वो आपके कॉलेजेस में आ जाते हैं पब्लिक या प्राइवेट में, तो अब आप क्या करते हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, क्विकली एक और अहम नुक्ता है जो आपसे हम समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, वो ये है कि 10वीं हो या फिर 12वीं हो, दोनों के बाद आप एक अच्छे कॉलेज के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, दूसरे के बाद अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, कोई बच्चे इख्तियारी मज़ामीन में उतने अच्छे नहीं होते हैं, लाजमी मज़ामीन में अच्छे होते हैं। अब इस तरीके से भी कई बच्चे परेशान हैं कि जी कि हम तो उनमें अच्छा स्कोर कर सकते थे, हमारा इसमें स्कोर कम आया और अब जब एवरेज निकाल ली जाएगी तो शायद हमारा वो मेरिट नहीं बनेगा। कोई ऑल्टरनेट पॉलिसीज़ कॉलेजेस की जानिब से जो 10वीं पास करके बच्चे आ रहे हैं उनके लिए होना चाहिए, या यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी जो बच्चे पास करके आ रहे हैं इंटर, उनके बाद होना चाहिए? अच्छा, हमसे इसी वजह से ये जो इस दफ़ा पॉलिसी आई थी ना, एग्जैक्टली इसी चीज़ को IBCC ने सामने रखते हुए ये फैसला किया था कि देखिए कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि मैथ, साइंस और इन सब्जेक्ट्स के अंदर शायद इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकेंगे और पाकिस्तान स्टडीज़ या और जो बाकी हमारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें बेहतर स्कोर कर लेंगे। इसी वजह से पहले जो उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का स्कोर लेंगे और उसके मुताबिक प्रमोट करेंगे, वो नहीं किया। कंपल्सरी के अंदर ये कर दिया है कि अब आपका एवरेज निकाला जाएगा जो आपके इलेक्टिव्स हैं उनका, और उसमें 5% ऐड किए जाएंगे ताकि बच्चों को वो वाला नुकसान ना हो जो आप कह रहे हैं। सो ये पॉलिसी का हिस्सा है। अच्छा, एक और हमजा मैं बात इकरा क्लियर करना चाहती हूँ जो कि मेरे ख्याल में बड़ी कन्फ्यूजन है कि शायद पब्लिक सेक्टर के अंदर सिर्फ इस तरह के डिसीजन होते हैं। देखिए एक तो पूरी दुनिया की तो अलग बात है, आप कैम्ब्रिज को देख लें पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेट करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि जो हाई फी पेइंग स्कूल्स, जिन स्कूलों में जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, हमें यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
बड़े सख्त रिमार्क्स गुज़श्ता रोज़ आए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने सिंध हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। बिल्कुल, और उन्होंने कहा है कि शेम ऑन सिंध हुकूमत, पूरा कराची गंद से भरा है, गटर उबल रहे हैं, थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाता है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्टर में गुज्जर नाला मुतासिन केस की समाअत हुई थी जब ये इस तरह के रिमार्क्स जो हैं चीफ जस्टिस साहब की जानिब से आए थे। रिमार्क्स हैं, बड़े सख्त रिमार्क्स हैं और ये अवामी मसला है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि जिस बिल्डिंग को उठाओ उसका ही बुरा हाल है, सड़कें ख़राब हैं, बच्चे मरें, कुछ भी हो, ये कुछ नहीं करने वाले। यही हाल सिंध हुकूमत का है, सब पैसा बनाने में लगे हुए हैं, सियासी झगड़े अपनी जगह, मगर लोगों के काम तो करें। बिल्कुल, चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि जब तक मुतासिन को घर नहीं देते वज़ीर आला और गवर्नर हाउस फिर अलॉट कर देते हैं। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने पैसे नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत जो है वो शदीद माली बहरान का शिकार है, जिस पर जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत को अरबों रुपए हर साल मिलते हैं, फिर भी कहते हैं कि पैसे नहीं हैं इनके पास। हाँ जी, और सियासी झगड़े अपनी जगह रखें, मगर लोगों को सर्विस दें। अगर सर्विस नहीं दे सकते तो जाएं, फिर किसी और को आने दें। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त भी मुस्तरद की है और कमिश्नर कराची को 1 माह में टावर खाली करवाने का हुक्म भी दिया। बिल्कुल, जबकि सिंध हुकूमत डायरेक्टर अगर बात करें एंटी इंक्रोचमेंट और दीगर मुतल्लिका इदारों की, तो उनको नोटिस भी जारी किए गए हैं। बड़ी अहम समाअत रही है, बड़े अहम रिमार्क्स भी रहे हैं। सरबरा एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के MC बशीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिद्दीकी साहब, बड़े अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आए हैं। कराची शहर में गैर कानूनी तजावुज़ात की भरमार है, अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आई है कि 1 इंच का भी काम हुआ हो। क्या तजावुज़ात ख़त्म होने को नहीं आ रही हैं? वजह क्या है? प्रॉब्लम क्या है? सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं। अच्छा, जैसे कि आपने फरमाया, कल चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर्स किए थे, लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने अपनी रिपोर्ट कल जमा कराई है चीफ जस्टिस साहब को, जिसमें जो उनके अहकामात थे उसकी तकमील की हमने अपनी रिपोर्ट जमा कराई, जिसमें ऑलरेडी उन्होंने अलादीन पार्क, KD ऑफिसर्स क्लब, ST 14 ब्लॉक जो पार्क का प्लाट था वो, और क्या नाम कहते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह जो 2 एमिनिटी प्लॉट थे जिसको हमने कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उन सबको मसमार करके जो है वो उसकी रिपोर्ट जमा कराई। बिल्कुल सेम इसी तरीके से किडनी हिल पार्क था और हिल पार्क था जहाँ पे 4 बंगले मसमार की, वो सारी रिपोर्टें जो है हमने कल जमा करवाई हैं चीफ जस्टिस साहब के पास। अलादीन पार्क के हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने ऑर्डर्स किए थे कि इसको मसमार करने के बाद इसको जो है मुकम्मल तौर पर पार्क आवाम के लिए खोल दिया जाए, बना दिया जाए। उस पर कमिश्नर कराची साहब ने जवाब दिया था कि सर इसके डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ अरसा टाइम चाहिए, तो उन्होंने फिर उनको 1 मंथ का टाइम दिया है कि 1 महीने में वो तैयार करें। जहाँ तक बात रही क्या नाम एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के तजावुज़ात के हवाले से, बिल्कुल सेम उसकी तमाम कंप्लाइंस की है एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ने और उसकी रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर जमा कराई है। सेकेंड, आपने जिस तरह जिक्र किया, सिंध गवर्नमेंट में आल्सो अनाउंस कर चुकी है 80 गज के प्लाट बनाकर जो है उन अफेक्टिव्स को दिए जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो कल चीफ जस्टिस साहब सामने रखी थी। ठीक है। अच्छा सिद्दीकी साहब, वसाइल की कमी की बात की जाती है, हर वक्त हम देखते हैं कि कराची में जब भी कोई मसला होता है तो कहा जाता है कि वसाइल नहीं है, इस वजह से ये मसला हो रहा है। अब अगर हम बात करें तजावुज़ात की, तो क्या सिंध में तजावुज़ात के हवाले से भी काम में जो अगर मसला आ रहा होता है तो वसाइल की कमी ही उसकी असल वजह होती है? देखिए, ये जो कराची के सबसे बड़े नाले हैं कराची में जो है, अगर आप देखेंगे गुजर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला, अब तो वो पाया तकमील को पहुंच गया, जिस पे तजावुज़ात थी 6,500 से 7,000 यूनिट्स थे, कमर्शियल यूनिट्स भी थे, उसमें सब के सब मसमार कर दिए गए। 99% काम मुकम्मल हो चुका है नालों का। अब वो नाले जो है मुकम्मल होने जा रहे हैं, यानी कि बरसाती नाले तैयार होने जा रहे हैं। जो पिछले बारिशों में जो जिस तरह तबाहारी हुई थी, इस बारिशों में कराची का वो हाल नहीं था। आपने देखा होगा वो उसकी एक ही वजह थी कि नालों पे तजावुज़ात थे, जिसका खात्मा मुकम्मल तौर पे खात्मा कर दिया गया है कराची के बड़े नालों के ऊपर। अच्छा, ठीक है, ये बताइएगा ज़रा, एक कराची में तजावुज़ात के हवाले से सिद्दीकी साहब मौक़िफ़ ये भी है कि KMC मखसूस इलाकों को टारगेट करती है और कोई तगड़ा आदमी होता है तो उसको टारगेट नहीं किया जा रहा होता और फिर कोशिश की जा रही होती है कि अदालत ही कोई इस पे फ़ैसला कर ले, जिसके बाद अदालत पीछे खड़ी हो, क्योंकि इदारे तो खड़े नहीं हो रहे होते हैं, तो उसके बाद जाके हम तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे। किन इलाकों में क्या मुश्किलात दरपेश हैं आपको? ये बिल्कुल आपने सही कहा है, मैं आपकी इस बात पे एग्री, पहले 2017-18 में आप ये जुमला कहते, मैं आपके साथ एग्री था। एक
कब्जा माफिया था जिसने कराची को 40-50 साल से जकड़ा हुआ था। लेकिन 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है कि तमाम नाले, तमाम फुटपाथ, तमाम एमिनिटी प्लॉट, तमाम जितने पार्क हैं या कोई भी एमिनिटी प्लॉट है उस पे से किसी किस्म की भी तजावुज़ात है नालों के ऊपर से उसका खात्मा किया जाए, उस पर तमाम इदारे एक अम्ब्रेला के नीचे आए। उसके बाद मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन शुरू किए। आपने जिक्र किया हमने अरबों रुपए की ज़मीन, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने अपनी अरबों रुपए की ज़मीन, अगर आप देखेंगे, मैं इस जिक्र करूं किडनी हिल पार्क पे 16-17 बेंगलोज हमने जो है मसमार की, बिल्कुल सेम हिल पार्क पे 4 बेंगलोज जिनकी अरबों मालिक की 57 बंगले जो कि अभी बने नहीं थे वो हमने वागुजार की हैं। अरबों रुपए के जो है ज़मीनें वागुजार की, कई 100 एकड़ ज़मीनें जो है इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद वागुजार के। देखिए जिन जगहों को मैं नाम ले रहा हूँ वो सब पे हाई कोर्ट के स्टे थे। अब आप मुझे बताएं कि जब हाई कोर्ट का स्टे हो तो कोई एक्शन नहीं ले। कब्जा माफिया हर जगह से जो है वो हमले करती है इदारों पे, लेकिन जब चीफ जस्टिस साहब ने, हॉनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने सुमोटो एक्शन लिया, उस पे तमाम इदारे मजबूत हुए। अब हमारी कार्रवाइयाँ रोजाना की बुनियाद पर हर उस जगह जारी है जहाँ आप जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पे करोड़ों का मकान है, वहाँ भी हम तजावुज़ात के खात्मे के बाद देखते हैं कि जब उधर एक दफ़ा ऑपरेशन हो जाता है तो फिर तजावुज़ात कायम कर ली जाती हैं। इस हवाले से अब क्या देखा जा रहा है कि बार बार जाके विजिट किया जाएगा, टीम्स वहाँ पर जाती रहेंगी कि तजावुज़ात कायम ना हो, या एक दफ़ा ख़त्म करवा दी, कायम होती रहे? हमने तो ख़त्म करवा दी थी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ जाते हैं इसके बाद ये नहीं कि फॉर एवर के लिए वो ऑर्डर्स होते हैं। फिलहाल मोबाइल किस्म की जो इंक्रोचमेंट है वो अभी भी कराची के अंदर कायम। मोबाइल किस्म के मीन्स जैसे रेडी वाले होते हैं, जब अगर आप इनको पकड़ने जाते हैं तो अगर 50 या 100 कहीं लगे होते हैं तो उसमें से जो है वो 20-25 हाथ में आते हैं, बाकी मफरूर हो जाते हैं। और आंख मचोली का हमारा उनके साथ रोजाना की बुनियाद पर जो मामला चलते हैं, मोबाइल किस्म की इंक्रोचमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के तजावुज़ात की लिस्ट मिली थी जो हमें, वो सब पे हमने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। तमाम हमने काम मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट में मंथली यानी महीने की बुनियाद पर हम अपनी रिपोर्ट जमा करा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, सुपर पाकिस्तान को आप अपने थे। और जिस तरह से बात की जाए तो उन्होंने कहा कि हमने एक रिपोर्ट तैयार कर ली, चीज़ें उसमें नुकात हैं जो कि हमने वो शेयर भी कर लिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो पर इंतज़ार किया जाता है कि जी की अदालत की जानिब से जो है ऑर्डर्स आ जाएँ, सख्त रिमार्क्स आएँ, उसके बाद हम काम करेंगे। आपका काम है काम करना, और जब आप काम नहीं करते हैं तो मामला अदालत तक पहुँच जाता है, फिर अदालत को इस हवाले से रिमार्क्स देने पड़ रहे होते हैं। खैर ये जो है अब अदालत के बाद ही मेरा ख्याल है कि मामला शायद हम अब कह सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं कि ये चीज़ें बेहतर हमें होती दिखाई देंगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तानी ख़वातीन की। पाकिस्तान में ख़वातीन की जो मुल्की आबादी है वो आप कह लें कि 51% ख़वातीन ही है, मगर बैंक अकाउंट्स की अगर बात करें तो सिर्फ 29% हैं, जबकि मुल्क में कुल अगर मर्दों की बात करें तो उनमें से 81% का जो अपना बैंक अकाउंट्स है, जो मेल हैं उन लोगों के 81% हैं और जो ख़वातीन हैं उनके 29% है। ख़वातीन को बैंक अकाउंट खोलने में हायल मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा ही अहम कदम उठाया। अच्छा, बैंकिंग में भी ये सिनफी जो इम्तियाज़ है इसके खात्मे के लिए एक जामे प्रोग्राम भी अब तरतीब दे दिया गया है। बराबरी पर बैंकिंग का नाम इसको दे दिया गया है। ख़वातीन को ज़ाती बैंक अकाउंट खुलवाते हुए सबसे बड़ा मसला ये दरपेश आता था, अब तो बैंक्स ने ख़ास तौर पे बहुत मुश्किल कर दिया सारा प्रोसीजर कि उनके पास नौकरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं है या आमदनी का जरिया क्या है, कोई दस्तावेज़ होनी चाहिए जो जाहिर करे कि घरेलू ख़वातीन या घर पर ही कोई ऑनलाइन कारोबार वगैरह करने वाली ख़वातीन है तो वो किस तरीके से कोई चीज़ प्रेजेंट करेंगी कि उनका अकाउंट खोल दिया जाए। ये सारे मसाइल थे जिनको अब हल करने के लिए स्टेट बैंक ने हिदायत की है। स्टेट बैंक ने जो है बैंकों को हिदायत की है कि वो ख़वातीन से अब इनकम सर्टिफिकेट जो है वो नहीं मांगेगी, बल्कि उनकी तरफ से अपनी आमदन का जो ज़ाती बयान हल्फी होता है वो काफ़ी होगा सिर्फ। और दूसरी बड़ी सहूलत ये भी दी जाएगी स्टेट बैंक की तरफ से कि अब ख़वातीन के लिए अकाउंट्स खोलने के अलावा बैंक से कर्जा लेने के अमल को भी आसान बना दिया जाएगा। उनसे भी मतलब वो चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी जो कि रिक्वायर होती हैं आपने जब लोन के लिए अप्लाई करना होता है। अच्छा, अब ये जो 29% तुमने बताया ना, ये 29% में से एक बहुत बड़ी रेशियो होगी कि जो मर्द हजरात ने ही अपनी बीवियों के नाम पे जो हैं खुलवाए हुए हैं अकाउंट, और वो औरतें तो देख ही नहीं रही होती, वो मर्द हजरात ही एक्चुअली देखा जाए तो उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब ये एक अच्छा इकदाम करेंगे। बिजनेस वुमन शाद बेगम हमारे साथ मौजूद हैं। शाद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये कितना बड़ा इशू है ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पर अपने बैंक अकाउंट्स ही मौजूद नहीं थे।
बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच इस अहम मौजू पे बात करने का। बल्कि मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हुई है कि अभी जो स्टेट बैंक की पॉलिसी आई है, जो कि पहला कदम है, हमें उससे अभी भी बहुत सारी चीज़ों को बड़े क्रिटिकल एंगल से देखना होगा। जब हम ख़वातीन की शरीक ख़वानदगी में कमी को देखें, या इवन जो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है उसमें हमारी बहुत सारी ख़वातीन अभी भी नाबलद हैं, उन चीज़ों को देखते हैं तो हमें इसके इम्प्लीमेंटेशन को बड़ा क्लोजली देखना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि इस पॉलिसी के तहत जो आसानियाँ दी गई हैं उससे वाकई ख़वातीन मुस्तफ़ीद हो सकें। जहाँ तक इसकी अहमियत की बात है तो बिल्कुल पाकिस्तान में हर शोबे में ख़वातीन के साथ एक इम्तियाज़ है और हर शोबे को इस तरह की मखसूस पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए ताकि वो ख़वातीन को आगे ला सकें, उनको आसानियाँ दे सकें। तो मैं इसको बड़ा अच्छा इक़दाम समझती हूँ। इसके जो 5 पिलर्स हैं वो भी बड़े बेहतरीन हैं, क्योंकि ख़वातीन के साथ जो माली शमूलियत के हवाले से जो मसाइल है उसको ये एड्रेस कम से कम कर सकेगी और सामने ला सकेगी। सो ये बहुत बड़ी अच्छी पॉलिसी है। बिल्कुल, यकीनन एक अच्छी पॉलिसी है ख़वातीन के लिए भी। अगर हम बात करें इस पॉलिसी के तहत ख़वातीन के बैंक अकाउंट्स 2023 तक कहा जा रहा है कि 1 करोड़ 45 लाख से 2 करोड़ तक करने का टारगेट रखा गया है। आप समझते हैं कि इसको जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं इनको अचीव करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल। अगर आप देखें ना, हमारे पाकिस्तान में इस वक्त बैंकों की अच्छी खासी तादाद है और बैंकों के साथ जो दूसरे इदारे हैं जो कि ख़वातीन को मालियाती सपोर्ट करती हैं, वहाँ पे हमें एक चैलेंज है कि वहाँ पे ख़वातीन का जो वर्क फोर्स है वो कम है। तो अगर साइमल्टेनियसली ये बैंक इदारे जो है ये ख़वातीन फोर्स ज़्यादा करेंगे, क्योंकि देखें आपके पाकिस्तान में बहुत सारे इदारों में इलाक़ों में अभी भी कल्चरल इशूज़ हैं कि ख़वातीन जो हैं वो बैंकों में इसलिए नहीं जा पाती कि वहाँ पर मर्द होते हैं। तो अगर जो ऑनलाइन बैंकिंग है वहाँ से वो रसाई का मसला हम हल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिला के अगर हम देखें तो मैं समझती हूँ कि ये टारगेट जो है ये पूरा हो सकता है इंशाल्लाह। ठीक है शाद साहब, ये भी हमें बता दीजिएगा कि बुनियादी तौर पर देखा जाए, जिस तरह से अभी पहले हम जिक्र भी कर रहे थे कि जिन ख़वातीन के अभी भी अकाउंट्स हैं उनमें एक ख़ासी तादाद है कि जिन वो मर्द हज़रात ही ऑपरेट कर रहे हैं और वो किसी मकसद के लिए उन्होंने खोल रखे हैं। ख़वातीन हिचकिचाती क्यों हैं इतना ज़्यादा कि हमने अपना अकाउंट नहीं खुलवाना? कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, पढ़ी लिखी ख़वातीन भी अपना अकाउंट नहीं खुलवाती हैं। जी बिल्कुल। इवन आपने जब बात की, जब शुरू में भी बात कर रहे थे तो आप ख़वातीन की इख्तियार की बेसिकली बात कर रहे थे कि ख़वातीन का अपने वसाइल पे कितना इख्तियार होता है कि वो उसको कहाँ ख़र्च करेगी, कहाँ वो उसको महफूज करेगी। और ये सारी चीज़ें में अगर हम देखें ना तो हमारी जो कुछ हमारे जो रवैये है वो अभी तक उसमें बहुत सारे रुकावटें हैं। यही रुकावटें जो है वो बहुत सारी ख़वातीन जो है वो डिनाइल में चली जाती हैं और वो ख़ुद ये कहती हैं कि जी हमने अपना बैंक अकाउंट नहीं खोलना, हमने अपने वसाइल पे ख़ुद इख्तियार वो नहीं करना, क्योंकि वो एक रवैया हमने इतना मजबूत कर दिया है औरतों में कि जो औरत अपने वसाइल खुद तकसीम इख्तियार रखती है या बैंक अकाउंट सारी चीज़ें, तो उसका इमेज हमने बड़ा नेगेटिव भी बना दिया है। अब ये फैसिलिटी जब आएंगी, जब बैंकों की तरफ से ये होगा कि कर्ज़ों का जो इजरा है, जो जितने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो ख़वातीन के जो हमारे कल्चरल बैरियर्स है उसके मुताबिक जब उसको डिज़ाइन किया जाएगा, उनको एक्सेसिबल बनाया जाएगा, अकाउंट जो है उसमें जो प्रोसेस है उसमें सारा ये इंश्योर किया जाए कि वो ख़वातीन जो खातून अकाउंट खोल रही है वो सारा कुछ उसके इख्तियार में हो। ये प्रोसेस के अंदर होगा तो आज ये मुश्किल है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़वातीन को रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा। दूसरा मैं आपको ये बता दूँ कि देखिए ये जो कोरोना पेंडेमिक गुजरा है या इससे पहले बहुत सारे ऐसे हालात ऐसे रहे हैं कि इस मुल्क में अब ख़वातीन को अपनी माली जो इख्तियार है उसको मजबूत बनाने का एक एहसास ऑलरेडी पैदा हो चुका है, क्योंकि मैं ख़वातीन के साथ काम करती हूँ। तो ख़वातीन चाहती हैं कि वो कारोबार भी शुरू करें, वो अपना बैंक अकाउंट भी खोलें, लेकिन जो प्रोसेसेस हैं, जो इदारों के वो जो तरीक़ेकार है इस वक्त वो एक आम खातून को अगर आप जहन में रखें उसके लिए वो बहुत मुश्किल है। सो मैं ये जो पॉलिसी है इसका एक जो पिलर है जो कि बहुत अहम बात ये करता है कि ये तमाम बैंकों के साथ बैठ के जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ है, एग्जिस्टिंग जो फ्रेमवर्क है उनको रिव्यू करेंगे और उनको फिर बेहतर बनाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ख़वातीन जो है वो ये मैं समझती हूँ कि ये जो हम बात करते हैं ये कहीं पे एक मिथ हो जाएगा कि ख़वातीन हिचकिचाती हैं, आगे नहीं आ पाती। वो आगे आएंगी अगर हम उनको फैसिलिटेट करें और इस तरह की पॉलिसीज़ आएं। सब कह रही हैं वो आगे आएंगी, लेकिन उनको आगे लेके आने के लिए इनकरेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि अब जिस तरह से स्टेट बैंक ने एक पॉलिसी भी मुतारिफ करा दी है, अब इस पॉलिसी को देखते हुए और जो ख़वातीन के पहले मसाइल थे उनको एड्रेस करने की भी ज़रूरत है। इनकरेज कैसे किया जाए ख़वातीन को?
बिल्कुल इनकरेज ऐसे किया जाए कि देखें अभी जब ये तादाद बार बार ये इदारे खुद रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपकी इतनी बड़ी तादाद ख़वातीन की इस वक्त उनके बैंक अकाउंट्स ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर आप ये देखें ना कि अगर उनके ये बैंक अकाउंट्स है, इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान में कर्जा लेने, कारोबार के लिए कर्जा लेने वाले लोग हैं, उसमें भी ख़वातीन की तादाद इंतहाई कम है। अच्छा, बैंक का जो फोर्स है उसमें अगर आप देखें तो इस वक्त ख़वातीन की हमारी तादाद जो है, इवन जो CEO लेवल की जो पोजीशन है उसमें सिर्फ 2% हमारी तादाद है। जो ओवरऑल जो बैंक फोर्स है उसमें हमारी तादाद भी बहुत कम है। अब इन चीज़ों को अगर आप देखें ना तो यहाँ से ही डिस्करेजमेंट स्टार्ट हो जाती है। दूसरा ये कि जो प्रोडक्ट डिज़ाइन हुए हैं ना जितने, अगर आप किसी बहुत बड़ी गारंटी मांगते हैं, ज़मीन की, पैसों की, एसेट्स की गारंटी मांगते हैं, तो हमारी बहुत सारी ख़वातीन के पास तो एसेट्स नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अगर आप जो बिज़नेस है उसके लिए अगर आप ये शर्त लगाते हैं कि बड़े बिजनेसेस हों, बड़े स्केल की चीज़ें हों, तो ज़ाहिर है ख़वातीन अभी तक हमारे मुल्क के जो बेशतर हिस्से हैं वहाँ पे ख़वातीन बड़े छोटे सतह के कारोबार चलाती है। इनको इवन उनको हम कारोबार की कैटेगरी में भी अभी नहीं ला सकते। तो तरबियत का देना, माली जो वसाइल है उसकी तक रसाई इस तरह मुमकिन बनाई जाए कि एक आम खातून जिसके पास ना जायदाद है, ना उसके पास कोई गारंटी है, इवन उसके पास कोई किसी ऐसे लोगों की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम कहें ना कि आप किसी खातून को हम कर्जा दें, आप उसके लिए कोई मर्द आगे आए उसको ज़मानत दें, उससे भी लोग हिचकिचाते हैं। सो इस चीज़ों को अगर हम आसान करेंगे तो ये मुमकिन है ये सारी चीज़ें, लेकिन इसको होलिस्टिकली लेके चलना होगा, क्योंकि इसमें कल्चरल बैरियर्स भी है, इसमें जो है इसमें अभी बैरियर्स आएंगे, कोई बहुत सारे लोग इसको मसाइल भी इसमें पैदा करेंगे, लेकिन इसको आसान बनाया जा सकता है। और इसके लिए मैं समझती हूँ कि अवेयरनेस भी ज़रूरी है। देखें अब एक स्टेट बैंक की पॉलिसी बनी है, इसको इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में डिस्कस किया जा रहा है। मेरी ख्वाहिश ये है कि हम स्टेट बैंक की पॉलिसी को गाँव-गाँव में लेके जाएँ, हम औरतों के पास लेके जाएँ, हम उनको बताएं कि ये पॉलिसी बने हैं, आप तजावीज़ दें। वहाँ से तजावीज़ आएंगी तो ठीक है, इससे अभी अर्बन पॉपुलेशन में ख़वातीन थोड़ी सी बेनिफिट हो सकती है, लेकिन जो हमारा एक्चुअल टारगेट है वो रूरल ख़वातीन है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे ये बता दूं, ये बैंक जितना ये काम कर रही हैं ये वापस इन बैंकों के लिए प्रॉफिट जनरेट करेगा। ये ख़वातीन जो है, ये मसला नहीं है, ये ख़वातीन वो रिसोर्स है कि जो अभी तक अनटैप्ड रिसोर्स है, इसको जितना यूटिलाइज़ किया जाएगा तो ये बैंक उससे फ़ायदा, क्योंकि बैंक का बेनिफिशियरी बनेगा ये, और फिर ये अल्टीमेटली पाकिस्तान की जो GDP है उसमें जो ख़वातीन की जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ सकेगी। अल्टीमेटली ये चीज़ें ख़वातीन का जो सोशल स्टेटस है वो पाकिस्तान में बेहतर होने में अपना किरदार अदा कर सकेगी, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि माली शमूलियत की जब बात होती है तो मर्दों का रोल रिकग्नाइज होता है, ख़वातीन की रिकग्निशन नहीं होती। और चूंकि साथ में मैं ख़वातीन के वोटिंग राइट्स पे काम करती हूँ, इस तरह की चीज़ें बहुत सारे और शोबों पे खुद ब खुद असर डाल देगी, तालीम पे, हेल्थ पे, ख़वातीन के वोट देने पे, क्योंकि माली इस्तेहकाम जो है हर इंसान के लिए ज़रूरी है इस मुल्क में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर, बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है। अब स्टेट बैंक की जानिब से ये पॉलिसी सामने आई है, हम टारगेट को जब अचीव करने के लिए जा रहे हैं तो दीगर जो ख़वातीन को मसाइल हैं ख़ासतौर पे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड वो भी हल होने चाहिए। और बात बिल्कुल दुरुस्त है, बड़े शहरों में तो अकाउंट्स हैं भी और ख़वातीन खुलवा भी लेती हैं। अगर छोटे इलाकों के अंदर देखें तो ये हमें रेशियो की तरफ अगर चले जाएंगे तो बहुत कम इतना ज़्यादा होता ही नहीं है। खैर, इन चीज़ों को एड्रेस करने की भी ज़रूरत है और अवेयरनेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अवेयरनेस होगी तो ख़वातीन आगे आएंगी। खैर, हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। हो सकता है कि आपके इलाके में भी इस वक्त बारिश हो रही है और आपके इलाके का मौसम बहुत वैसे अच्छा सुबह तो मौसम बड़ा अच्छा था। महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद भी बारिशों की पेशगोई कर दी है। मानसून हवाएं जो हैं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं। मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के बालाई इलाकों पर असरअंदाज हो रहा है। अच्छा, मानसून हवाएं जो हैं वो 25 सितंबर तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का बायस बनेंगी और महकमे मौसमियात का कहना है कि आज और कल के दौरान कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम और फिर लाहौर तक और दीगर इलाके जो अंदर आ जाते हैं उनमें भी बारिश का इम्कान। बिल्कुल, जबकि मानसून की अगर बात करें तो नया सिस्टम सिंध में दाखिल हो गया है, जिसके बायस कराची में कहीं बूंदाबांदी और कहीं तेज़ बारिश का भी इम्कान है। अब ये इम्कान किस हद तक है हम बात कर लेंगे। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सरदार साहब। जिस तरह से इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि बातें बिल्कुल ठीक हैं, बारिश होने का इम्कान है अगले हफ्ते में भी? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी।
ईस्टर्न सिंध में जो थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में उसमें कल और गुज़श्ता रात को अच्छी बारिश हुई है। इसी तरह से बदीन और ठट्ठा में भी हुई है और टंडो यार वगैरह की तरफ भी हुई है हल्की फुल्की। तो इम्कान है कराची में भी आज आफ्टरनून में या इवनिंग में, फिर अभी तो कराची में थोड़ी सी गर्मी है और उसके साथ चूँकि नमी ज़्यादा होती है तो मरतूब मौसम भी है, तो शाम में इम्कान है, लेकिन कोई इतना हैवी स्पेल नहीं है। ये लाइट टू मॉडरेट है कराची की हद तक, और बाकी सिंध में भी कोई इतना बहुत हैवी नहीं है। अलबत्ता बदीन और ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट के जो जनूबी हिस्से हैं वहाँ किसी किसी जगह पे तेज़ स्पेल फॉर ब्रीफ इंटरवल। सरदार साहब, नॉर्थ साइड के हवाले से भी बता दीजिएगा। नॉर्थ में देखें आज भी इम्कान है बारिश का और कल भी है, और फिर 25 से आगे मेरे ख्याल में 3-4 दिन का उसमें बिल्कुल ड्राई मौसम तकरीबन ड्राई हो जाएगा। सवाई का दुका जगहों के जो बिल्कुल कश्मीर और इंडिया के साथ एरियाज़ लगते हैं, नारोवाल, सियालकोट और इस तरह के इलाके, गुजरांवाला, वहाँ पर कुछ हल्की फुल्की हो सकती है। फिर 28 तक कोई ख़ास इम्कान नहीं है, फिर अलबत्ता आज और कल है इम्कान। अच्छा सरदार साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि 28 तक मतलब तो इम्कान नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो ये जो स्पेल है ये इसको हम लास्ट स्पेल कंसीडर करें या फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट भी कोई स्पेल आएगा? नहीं, लास्ट नहीं है जी। इस दफ़ा लग रहा है कि मानसून वैसे तो 30 सितंबर तक की बारिशों का मानसून में लिया करते हैं, और इम्कान यही दिख रहा है कि ये अक्टूबर के पहले हफ्ते तक कम से कम ऐसे एक्सटेंडेड है, प्रोलॉन्ग कर जाएगा। अच्छा सर, ये क्या क्लाइमेट चेंज का नतीजा है कि हमारे मौसम भी तब्दील होते चले जा रहे हैं? अक्टूबर में कभी सुना तो नहीं था कि मानसून की बारिशें होती हों। देखिए, किसी सिंगल इवेंट को डायरेक्ट हम क्लाइमेट चेंज का जैसे कहते हैं ना एट्रीब्यूट करना कोई इतनी साइंटिफिक बात नहीं होती, लेकिन ओवरऑल ये है कि एक तरह से एब नॉर्मल ऐसे आप कह सकते हैं, और क्लाइमेट ने एब नॉर्मेलिटीज़ पैदा कर दी हैं। मतलब जो आपके सेट वेदर पैटर्न है उनको एक तरह से शेडर कर दिया है, वो उसी की वजह से उनका बिहेवियर सेम नहीं होता। आपने देखा कि जुलाई में तो अच्छी बारिश हुई, अगस्त माइनस में गया, वो पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें, साउथ में तो बिल्कुल ही ड्राई रहा अगस्त, और अब सितंबर में मामूल से ज़्यादा बारिशें चल रही हैं, तो एक तरह से गैर मामूली। सर ओवरऑल अगर देखें तो मॉनसून सीज़न कैसा रहा? ज़्यादा बारिशें हुई, कम बारिशें हुई, या जितनी मामूल के मुताबिक होती हैं ओवरऑल उतनी बारिशें हुई? देखिए, अभी तक तो माइनस में जा रहे हैं हम, -15 या -17% कल तक की जो फिगर थी उसमें ये था। और देखें अब ये जो करंट स्पेल चल रहा है, यानी नॉर्थ में तो कल सबसाइड कर जाएगा और साउथ में कोई इतना ये हैवी स्पेल नहीं है, तो मतलब अगले स्पेल पे डिपेंड करता है कि वो अगर इसका जो डेफिसिट है वो पूरा कर दे, तो फिर हम कह सकते हैं कि तकरीबन नॉर्मल या एवरेज जितनी होती है उतनी हो जाएगी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बेसिस पे, लेकिन सिंध डेफिसिट में ही रहेगा ऐसे लग रहा है। अच्छा सरदार साहब, ओवरऑल अगर हम मुल्क की बात करें तो मौसम कैसा रहेगा? और सेकेंडली हमें ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का होता है जी अक्टूबर अगर आने वाला है तो हम लोग सर्दी का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं, तो हम कब से इंतज़ार हम अपना जो है वो रखें कि हम यहाँ से इस डेट से जो है सर्दियों की आमद जो है सिलसिला शुरू हो जाएगा? देखिए, नॉर्थ पाकिस्तान में जैसे कि होता है कि अक्टूबर के दिन में तो खैर धूप जब निकले तो तेज़ ही धूप होती है, लेकिन शाम और रात फिर ठंडी हो जाती है। उसकी मेन वजह ये होती है कि अक्टूबर में मानसून हवाएं हट जाती हैं, मतलब पाकिस्तान से विड्रॉ कर जाती हैं, और उसके बाद फिर ड्राई एयर एक तरह से प्रिवेल करना शुरू करती है, तो ज़ाहिर है उसमें नमी वाला फैक्टर तकरीबन ना होने के बराबर होता है, ख़त्म हो जाता है या बहुत ही कम होता है, तो फिर रात अमूमन ठंडी होती है। तो आप यानी पहला हफ्ता तो अगर जैसे कि अब आज तक की कंडीशंस हैं कि मानसून पहले अक्टूबर के पहले हफ्ते तक एक्सटेंड हो जाएगा, तो फिर दूसरे हफ्ते से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम अज़ कम रात में खुनकी बढ़ सकती है फिर खास करना। ठीक है, ये माओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो जैसे ही अक्टूबर वाला स्पेल आएगा तो वो फिर जर्सियाँ, कोट शोट ये निकालने शुरू कर देंगे, क्योंकि वो तैयारियां शुरू हो जाती हैं ना, पुराने वो जो है संदूक खुल जाते हैं, उसमें से कपड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे, मौसम कैसा रहेगा वो आप बता रहे थे। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मुल्क में बारिश भी हो रही है, हो सकता है कि आपके इलाके में भी बारिश हो रही है और आप उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे हम लोग भी एंजॉय करते हैं। बारिश हो रही हो ना तो दुआ करनी चाहिए कि हमारे लिए ये बारिश रहमत है, तो
हमारे लिए जिस तरह से रहमत है, दूसरों के लिए भी रहमत रहे और किसी के लिए बारिश का मौसम जहमत ना बने। पाकिस्तानी टैलेंट की कुछ बात कर लेते हैं। हाँ जी, पाकिस्तान में क्योंकि टैलेंट की तो कमी है ही नहीं। गुजरावाला के शहरी ने अपनी साइकिल को मोटरसाइकिल में तब्दील कर दिया है। हम पहले देखते थे कि कार्स को इलेक्ट्रिक कार्स में तब्दील किया जाता है, लेकिन अब जो है साइकिल को मोटरसाइकिल में भी तब्दील कर दिया गया है। हमजा 69 साल एहसानुल हक साहब हैं जिन्होंने ये काम कर दिखाया, और ये काम उन्होंने कैसे किया है, क्या शौक था उनका और कैसे मोटरसाइकिल में तब्दील किया। खैर ये हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो है मशीन लगाई भी है। जुहेब रिजवी से जानते हैं। जी जुहेब बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, दौरे हाज़र में साइकिल की मांग में कमी देखी जा रही है। आज हम इस वक्त मौजूद हैं निगार फाटक के पास, जहां पर एक 69 साल बुज़ुर्ग ने अपनी साइकिल को मोटरसाइकिल में मुंतकिल कर दिया है। इसके ऊपर उन्होंने लाइट्स भी लगाई हैं, इंजन भी लगाया है, पेट्रोल पर ये चलता है, जिसके अंदर ये जो है 1 लीटर में 50 से 55 किलोमीटर सफ़र करते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लच भी लगाई गई है, गियर भी लगाई गई है। हमारे साथ यहाँ पे बुज़ुर्ग एहसानुल्लाह मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें एक ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उन्हें साइकिल से जो है उसको मोटरसाइकिल में तब्दील करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम जी मुझे साइकिल बनाने का शौक़ था, और मेरे वाले साहब भी काम करते थे यही, और मेरे बेटा भी यही कर तीसरी पुश्त में काम कर रहा है। मुझे शौक़ था, मैंने कहा भैया इसमें तब्दीली को करें, और इसकी मैंने तब्दीली की और इसको 50 सुजुकी का इंजन लगाया जो 50 और 55 किलोमीटर कर जाता है 1 लीटर में। और अब मैं फैसलाबाद भी जाता हूँ इस पे घर पे, और लाहौर में जाता हूँ। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुलाजिम था और अब रिटायर हो गया हूँ। उधर काम पड़ता है तो मैं लाहौर जाता हूँ, इसके ऊपर जाता हूँ। जी जैसा आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि मुझे शौक़ था कि मैं अपनी साइकिल का, क्योंकि यहाँ पे काम करता था, तो मैं इसको मोटरसाइकिल में तब्दील करूँ, और इसको तब्दील करने के बाद मैं ख़ुद यूज़ कर रहा हूँ और घर आना जाना भी। और यहाँ तक है कि गुजरांवाला शहर से दूसरे शहर भी, फैसलाबाद, लाहौर भी इसी पर जाते हैं। और अगर देखा जाए तो गुजरांवाला के जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पे लोगों को अगर मौका दिया जाए तो और भी बहुत सी यहाँ पे इजादात ऐसी की जा सकती हैं। जी ये बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें जो है ये मुनफरिद सी मोटरसाइकिल दिखाई है। अच्छा आप देखिए, उन्होंने कहा कि तब्दीली का उनका था कि मैंने कहा ऐसी तब्दीली की हवा चली कि उन्होंने फिर साइकिल को मोटरसाइकिल में तब्दील कर दी। मैं लाहौर भी जाता हूँ गुजरांवाला से, मैं फैसलाबाद तक भी जाता हूँ। स्पीड के हवाले से कुछ हमें पता नहीं लगा कि कितनी स्पीड में जाते हैं, और लेकिन पेट्रोल के हवाले से टैंकी भी उन्होंने लगाई हुई थी और सारा कुछ। क्या बात है, ये क्रिएटिविटी। लाइट भी लगाई हुई थी, वैसे कमाल बात है, बहुत 3 पुश्तें जो है वो यही काम कर रही हैं, और इन्होंने थोड़ा सा मुनफरिद काम किया है एहसान साहब ने। क्या बात है एहसान साहब, आपका जो शौक़ है वो आपने जो है पूरे पाकिस्तान को दिखाया कि कुछ भी हो सकता है, और आप क्या अगर दिमाग चलता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये साइकिल जो कि आम तौर पे लड़के लेते ही नहीं है, वो कहते हैं कि भाई तो स्टाइलिश सी इस वाली साइकिल को कोई नहीं लेना पसंद करता होगा, लेकिन जो लड़कों की बात कर रहे हैं तो, लेकिन अब उन्होंने देखे कि उस साइकिल को उन्होंने कितना करामत बनाया, मोटरसाइकिल में तब्दील कर दी, और मेरा ख्याल है सस्ती भी बड़ी पड़ी होगी उस बाइक की निस्बत। 55 किलोमीटर उन्होंने कहा कि 1 लीटर में कर देती है, उनका दावा है। खैर हम आगे बढ़ेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी टीम को बेखौफ होकर वर्ल्ड कप खेलने का जो है वो मशवरा दिया। अच्छा, वज़ीर आज़म से कौमी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की मुलाकात हुई, जिसमें इमरान खान ने खिलाड़ियों को कीमती मशवरे भी दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खिलाड़ियों से अपने क्रिकेट करियर के तजर्बात भी शेयर किए और उन्हें कुछ मशवरे दिए, और खिलाड़ियों को हिदायत की कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड के दौरा जो वो मनसूख हो गया है उस पर वो बेहतरीन परफॉर्मेंस से जवाब दें। हाँ जी, और इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान खेलों के लिए एक महफूज मुल्क है, ये हम सब जानते हैं, और आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाने पर फोकस करें। जल्द पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट होगी, और बिल्कुल टीम को अब इसके ऊपर नहीं सोचना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट आई या नहीं आई। अब हमारा जो गोल है, अब पहला मैच हम भारत के साथ जो है खेलने के लिए जा रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम मैच है। फिर न्यूजीलैंड के साथ हमने मैच खेलना है, वो भी बहुत ज़्यादा अब अहम मैच हो गया, तो अपनी परफॉर्मेंस से हमने जवाब देना है। और PCB के जो चेयरमैन हैं वो रमीज़ राजा साहब, वो भी मौजूद थे मुलाकात में। मुलाकात से कबल जब कौमी खिलाड़ी वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे तो खिलाड़ियों ने सफ़ेद शलवार कमीज़ हमने देखा ज़ेब-ए-तन कर रखी थी, और गहरे नीले रंग के जो वेस्ट कोट थे वो भी पहन रखे थे। और जो है हमने देखा कि बेहतरीन मुलाकात भी हुई है। तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। तनवीर भाई अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग तनवीर भाई, पहले इस मुलाकात पे बात कर लेते हैं, कितना फ़र्क पड़ता है नौजवान खिलाड़ियों को जब वो एक लेजेंड से मिल रहे होते हैं, और फिर 92 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए हमेशा से एक अच्छी याद रहा है। कितना मोराल हाई होता है जब एक कप्तान दूसरे कप्तान को और टीम को जो है उसको बता रहा होता है कि इस तरीके से जाना, हौसला बुलंद रख के जाना। देखिए, मेरे ख्याल में प्लेयर्स के लिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आप इतने बड़े प्लेयर्स से मिल रहे हैं, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी हैं,
यहाँ की हद तक तो ठीक है, लेकिन आपने भी कितनी दफ़ा देखा कि उससे पहले भी जब वर्ल्ड कप होते थे तो हमारी टीम जाके वजीर आजम से मिलती थी, लेकिन उसके बाद परफॉर्मेंस क्या होती थी? वजीर आजम उस टाइम भी यही बोलते थे कि शाबाश, लड़ना है, जीतना है, ये परफॉर्मेंस क्या होती थी? जीरो। ठीक है, बात ये है कि अच्छी बात है वजीर आजम से मिलें जाके, लेकिन आपकी टीम क्या है? आप ऐसे तो नहीं है कि गली मोहल्ले के लड़के आप सिलेक्ट कर लें और वजीर आजम से मिले जाके और वो बोले जी आपने जीतना जाके, ऐसा नहीं होता। आपकी टीम देखें, आप अपनी ऑन पेपर आप अपनी टीम देखें, आपके पास मिडल ऑर्डर बिल्कुल नहीं है, आपके पास ऐसे प्लेयर्स नहीं है। ये मैं एक बात कर रहा हूँ कि जो हमें चीज नजर आती है, क्या पता वर्ल्ड कप में जाके कोई मौजज़ा हो जाए, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस हो जाए, वो अलग चीज है। लेकिन फिलहाल जो हमें टीम नजर आती है वो ऐसी टीम नहीं है कि किसी अच्छी टीम का मुकाबला कर सके। T20 क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, एक आध प्लेयर चल गया, लेकिन अगर हम दूसरे प्लेयर्स को, दूसरी टीमों को देखते हैं, वो हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक और चीज मुझे सुनने में आ रही है कि आप वर्ल्ड कप में जीते, अच्छा परफॉर्म करें, दुनिया की टॉप नंबर 1 टीम बने, हमारे पीछे और टीमें आएंगी। भाई दुनिया की T20 में हम पहले भी टॉप पे आ चुके हैं, ठीक है, हम ICC चैंपियन ट्रॉफी भी जीते, हम वर्ल्ड कप भी जीते, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी जीते, उसके बाद भी टीमें कितनी आई, पाकिस्तान नहीं आई। मेन चीज है आपने अपना डोमेस्टिक तगड़ा करना है, आप अपनी क्रिकेट में पैसा लेके आए। बिल्कुल, हमें रियलिस्टिक अप्रोच रखनी होगी अपनी। अच्छा तनवीर अहमद, ये बताइएगा कि इंटरनेशनल टीम्स, जिस तरह से हम आपसे इस बारे में पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरह से मनसूख हो गए हैं मैचेस, पाकिस्तान मतलब आकर न्यूजीलैंड जो है वो वापस चलेगी मैच खेले बगैर, इसके बाद क्रिकेट बोर्ड जो पाकिस्तान है उसको क्या नई हिकमत अमली अपनाना होगी कि इस तरह की चीज़ें हमें फ्यूचर में फेस ना करनी पड़े? देखिए, वो तो रमीज राजा साहब ने ICC से बात की, अपना जो भी मौक़िफ़ था उनको पेश किया, वो बिल्कुल सही है। देखिए, बायलैटरल सीरीज से ICC का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ICC के अंडर में क्रिकेट बोर्ड्स हैं सारे, ठीक है, उनसे बात करने का ये मकसद है कि एक रूल्स बनाए जाएं कि कोई भी टीम बिला वजह टूर कैंसिल ना करे, या जिस तरह न्यूजीलैंड ने किया आके यहाँ से आके चली गई, कोई ठोस रीजन हो, ठीक है, उसके बाद हम सोच सकते हैं, होम टीम सोचेगी कि वाकई जी कोई ना कोई, या दोनों टीमें मिलकर सोचेंगी वाकई कोई ना कोई रीजन था जिसकी वजह से टूर एक टीम ने कैंसिल किया है। इस तरीके से अगर कैंसिल होगा तो जो फाइन, जो पेनल्टी होगी वो पूरी अदा करनी पड़ेगी। इस किस्म का कोई ICC को रूल्स बनाना चाहिए, और इस चीज में ICC को इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना, तो तब जाके चीजें बेहतर होंगी। वरना ये तो पाकिस्तान से जो भी सीरीज होगी हर कोई अपनी मर्जी से कह देगा कि हम नहीं खेल रहे। और दूसरी बात, जिस तरह बताया गया जी, फेक ये थ्रेड्स आ रही हैं, तो फेक थ्रेड्स आती रहेंगी क्या? मतलब यानी फेक थ्रेडों पे आप पाकिस्तान का टूर नहीं करेंगे, तो कोई ठोस चीज हो तो समझ भी आती है। अच्छा तनवीर भाई, एक और बात भी हो रही है इसके ऊपर, वो ये हो रही है कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, वैसे तो हमें जज्बाती तौर पर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान अपनी ही क्रिकेट को महदूद तो नहीं कर देगा कि जब पाकिस्तान कहेगा कि जी कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेलेंगे, और फिर हम भी सोचेंगे जब आपके साथ खेलना है, तो पाकिस्तान अपनी क्रिकेट को ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा होगा? देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि हम अपनी क्रिकेट को किस तरफ लेके गए हैं। हम ये कहते हैं जी पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीते, ठीक है जी, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे लोग जो क्रिकेट बोर्ड में आए, इतने अरसा से काम करते रहे, वो उन्होंने क्या किया? जो काम करना चाहिए था, अपने दूसरे क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुकात बहुत अच्छे बनाने चाहिए थे। सबसे मेन चीज, दूसरे क्रिकेट बोर्ड क्यों तगड़े हैं? उनकी क्रिकेट में पैसा है, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा है, उनका एक सिस्टम है, ठीक है, ये पैसे में बड़ी ताकत है। अगर आप आज पैसा लेके आ जाएं, मैं देखता हूँ किस तरीके से सारी टीमें मना करती हैं, कुछ भी हो रहा होगा लेकिन आएंगे जरूर, ठीक है ना। तो हमने तो पैसे के ऊपर काम ही नहीं किया, हमने ये चीजें ही नहीं की कि हम इतना स्ट्रांग बन जाए, इतने तगड़े बन जाए कि कोई हमें मना ना कर सके। हम अपने चक्रों में करते रहे, मेरा बंदा बोर्ड में लेके आ जा, मेरे उससे जान पहचान है, उसको टीम में लेके आ जा। इवन हमारी PSL की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो भी नाराज रही हैं क्रिकेट बोर्ड से, तो हम तो उस मामले पे भी फंसे रहे हैं। अच्छा ठीक है तनवीर भाई, आपने टीम की बात की कि हमारी टीम भी तो इतनी तगड़ी होनी चाहिए, गली मोहल्ले के खिलाड़ी नहीं होने चाहिए, वज़ीर आज़म से या लेजेंड से मुलाकात ज़रूर होनी चाहिए। टीम पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गुज़श्ता रोज़ रमीज़ राजा साहब का एक इंटरव्यू था जिसमें आज़म खान के ऊपर भी सवाल हुआ, खुशदिल के ऊपर भी क्वेश्चन हुआ। आज़म खान के हवाले से उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, उसके फिटनेस के मसाइल हैं, लेकिन आप ये देखें कि अगर उसके स्पिन के खिलाफ देखें तो स्ट्राइक रेट बहुत बेहतरीन है। खुशदिल के हवाले से उन्होंने कहा कि क्रूशल टाइम में नीचे 30-35 स्कोर वो कर सकता है।
तो लग ऐसे ही रहा है कि शायद उनकी रजामंदी थी इसके अंदर। फ़खर के हवाले से थोड़ा सा उन्होंने कहा कि वो लपेट सकता है गेंद को, अब देखते हैं उस हवाले से क्या फैसला होता है। आपको लगता है फ़खर वापस आ सकते हैं? देखिए जी, बात ये है कि मैंने बहुत बातें करनी है सब प्लेयर्स के बारे में, और मुझे लोगों ने बहुत बुरा भला भी बोला कि आप क्या बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं एक मेरिट की सिस्टम की बात करता हूँ। दुनिया किधर से किधर चली गई है। हम उन लड़कों को टीम में ला रहे हैं जिनकी फिटनेस बिल्कुल जीरो है। हम उन लड़कों को टीम में ला रहे हैं, हम उनकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल बेकार है। फिर हम कहते हैं जी हम वर्ल्ड कप जीतने की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह करे जीते, लेकिन जो चीजें होती हैं उसके ऊपर हम बिल्कुल काम नहीं कर रहे। दूसरी बात ये, क्या अगर जो प्लेयर स्पिन पे अच्छा है, क्या दूसरे बेवकूफ हैं वो स्पिनर लगाई रखेंगे क्या उसके सामने? वो फास्ट बॉलर नहीं लगाएंगे। आपके सामने कितनी दफा जब शाहिद अफरीदी बैटिंग करने आते थे, वो एकदम से फास्ट बॉलर लगा देते थे, जिसमें उनको प्रॉब्लम होती थी। तो भाई दूसरे वर्क करते हैं, दूसरे काम करते हैं। अभी से जो पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई है ना, जो दूसरी टीम है ना जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना है, वो अभी से ही उन प्लेयर्स के अगेंस्ट वो काम करने लगे होंगे, ठीक है ना, कि ये कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे बुरा है, कहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा कुछ पता नहीं है। तो ये आके फजूल सी मतलब बातें करना, किसी को सेव करना, आके इतने बड़े बड़े जगहों पे बैठ के जी वो ठीक है, वो यूं है, कोई कहता है जी स्ट्राइक रेट अच्छा है, एवरेज को छोड़े, कोई क्या कहता है, इतने बड़े बड़े लेजेंड्स टीवी पे आके कहते हैं, फलाने के बारे में कहते हैं जी उसकी फिटनेस खराब है, और किसी के बारे में कहते हैं नहीं जी उसकी फिटनेस ठीक है। जी शर्जील के बारे में वसीम अकरम ने कहा। अब सुने जी, यही चीजें हैं, यही चीजें जिसका मैं रोता हूँ। ये इन चक्रों में पड़े रहते हैं, और जो काम करने होते हैं इन्होंने ऊपर लेवल पे उस पे ध्यान नहीं देते। ये इन्हीं चक्रों में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी वजह से जो हमारी क्रिकेट है वो बिल्कुल नीचे जाती जा रही है। बिल्कुल। अच्छा तनवीर अहमद साहब, अगर हम बात करें अफगान क्रिकेट बोर्ड की, तो उन्होंने पाकिस्तान में एक रोज़ा सीरीज खेलने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी है। क्या अफगान टीम के पाकिस्तान आने से आप समझते हैं कि कौमी टीम को प्रैक्टिस का भरपूर मौका मिल सकता है, करना चाहिए ये? जी बिल्कुल, और खेलना चाहिए। किसी भी इंटरनेशनल टीम से आप खेले, और पाकिस्तान को लॉस ये भी हुआ है कि न्यूजीलैंड से T20 पे, उसके बाद इंग्लैंड से, वर्ल्ड कप से पहले ये जो सीरीज थी ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये हमारे जो चीफ सिलेक्टर है, जो यस मैन है, जो यस मैन बने हुए, वो कह रहे थे कि जी अगर इन सीरीज में किसी ने कुछ नहीं किया तो हमारे पास एक टाइम है, तो हम लड़का भी कोई चेंज कर सकते हैं। तो वो अब देखते हैं, शायद डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है उसमें चेंज करते हैं या नहीं करते। एक सवाल आपने किया था, मैं भूल गया उसका जवाब देना, कि पाकिस्तान जरूर उसको नुकसान होगा, क्योंकि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम यूएई में भी खेलने से मना कर दें। पहली तो बात यह है कि हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, हम यूएई में क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ठीक है, हमारी कोशिश हो हम पाकिस्तान में ही क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अपने आप को देखें, हम कहाँ पे खड़े हुए, हम अपनी होम सीरीज होती है, अगर टीम मना कर देती है हमें लॉस है, ठीक है। अगर हम उस दूसरी उनकी तरफ जाते बुलाते हैं, वो हम बोलेंगे नहीं जी हम तो आपकी तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि आप हमारे पास नहीं आए थे। अगर वो कहते हैं आप यूएई में खेलें, हम कहते हैं जी हम यूएई में नहीं जाते, ठीक है। हम तो हर जगह फंसे हुए, हम क्या हम अपनी क्रिकेट खुद ही महदूद कर बैठेंगे। अगर हम ये करते हैं कि हम कहीं नहीं जाते, ठीक है, तो दूसरे तो चाह ही रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी तरीके से निकाला जाए यहाँ से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तनवीर भाई, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, कप्तानी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है रमीज राजा साहब ने, लेकिन जिस तरह से फ्रंट फुट पे वो हैं, इतना एक्टिव चेयरमैन हो, तो क्या कप्तान इमरान खान बन सकता है? बाबर आजम कैसे ग्रो करेंगे जब चेयरमैन इतना तगड़ा होगा और चेयरमैन हर बात इतनी खुल के कर रहा होगा? तो आपको लगता है कि हम किसी कप्तान को जो है ग्रूम कर पाएंगे इतना ज्यादा कि हम उसमें इमरान खान देखें? एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये मैं अपने पुराने क्रिकेटर को एक चीज बता दूं कि यार ये 92 से पहले निकलो बाहर, ठीक है ना। 92 के बाद बहुत सी क्रिकेट हुई है, 92 के बाद बहुत मैचेस जीते गए हैं, 92 के बाद T20 वर्ल्ड कप भी जीता गया, 92 के बाद चैंपियन ट्रॉफी भी जीती गई है, ठीक है। कप्तान और भी थे, प्लेयर्स और भी, तो उससे तो जरा पहले बाहर निकले। दूसरी बात ये कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इतना एक्टिव सिलेक्शन के मामले में नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने सारी जिंदगी खुद भी क्रिकेट खेली है, ठीक है। जब इमरान खान साहब के बाद जो भी कप्तान था, ठीक है, ये इवन इमरान खान भी, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती कि कप्तान इन्वॉल्व होता है सिलेक्शन के अंदर, ठीक है ना। कप्तान ने टीम खिलानी होती है, ठीक है। हम बात इमरान खान साहब की करते हैं तो भाई उसको फॉलो भी तो करो। जब वो कप्तानी कहते थे मेरी मर्जी से लड़का से, तो वो अच्छी चीज थी। उसके बाद भी लड़ते रहे सारी जिंदगी,
जो हमारे लोग अब कहते बिल्कुल हैं ठीक है, कप्तान को वो मौके भी तो देने होंगे। तनवीर भाई बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हम दीजिए अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे